पुस्तकालय के केंद्र में तालाब के किनारे बैठकर डायन ने तुरंत उन पुस्तकों को पढ़ना शुरू कर दिया जिन्हें लिब्रो ने उसे लाने में मदद की थी। हालांकि डायन की याददाश्त कभी भी फोटोग्राफिक नहीं थी, फिर भी उसे इस पर गर्व था। अगर वह किसी भी बिंदु पर किसी विषय को समझ लेता तो यह असंभव था कि वह उसे भूल जाता। ये कुछ ऐसा था जिसने उसे नश्वर दुनिया में बहुत मदद की, जहां वह अक्सर अपने दिन कोडिंग में बिताता था। जैसा कि कहा गया है, गति पठन तकनीक के साथ इसे एक नए स्तर पर ले जाया गया। सैपियंटिया परिवार की तकनीक का उपयोग करके डायोन उन पुस्तकों की इच्छा को समझने में सक्षम था जिन्हें वह पढ़ना चाहता था, बिना कवच खोले भी। इससे अनिवार्य रूप से उसे सामान्य तरीकों से प्राप्त होने वाली समझ से भी अधिक गहरी समझ मिली। इस प्रकार उसने जो कुछ सीखा वह उसके मस्तिष्क में अंकित हो गया। जब तक वह उन्हें अभ्यास में लाता तब तक वह इस ज्ञान को कभी नहीं खोता। साधना विधि सीख ले तो उसकी उस तकनीक को इस्तेमाल करने की क्षमता बढ़ जाएगी। वह एक ही समय में कई उच्च स्तरीय पुस्तकों को तेजी से पढ़ने में भी सक्षम हो सकता है। डायन को जो ज्ञान मिल रहा था उससे वह आश्चर्यचकित था। एरेकीमिया ने असंख्य चीजों की अनुमति दी, सुरक्षा और वध की व्यवस्था करने से लेकर सरल पौधों को एक साथ जोड़कर अधिक जटिल पौधे बनाने तक। यहां तक कि सिर्फ एक पहलू भी अनंत संभावनाओं की ओर ले गया। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक रूप से कहें तो ग्राफ्टिंग का मतलब है विभिन्न पौधों के डीएनए को एक साथ जोड़ने के लिए विशेष साधनों का उपयोग करना ताकि ग्राफ्ट किए गए डीएनए के गुणों को साझा करने वाला एक नया पौधा बनाया जा सके, या यहां तक कि इसे बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए किसी भी पौधे में साझा न किए गए सभी नए गुणों का निर्माण किया जा सके। मार्शल दुनिया के तरीकों का उपयोग करके नया पौधा बिना किसी विकास या प्रतीक्षा समय के तुरंत उपलब्ध हो सकता है। जाहिर है, ग्राफ्टिंग पूरी तरह से एरेकीमिया पर आधारित अवधारणा थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि पौधों को सुरक्षित रूप से तोड़ने और एक साथ मिलाने के लिए संरचनाओं के ज्ञान की आवश्यकता थी। हालांकि गठन के उस्तादों को स्पष्ट रूप से पौधों की कभी कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने फैन की अवधारणाओं पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया, शुई को याद किया और याद किया कि कौन से प्रतीक सीमित स्थान में ब्रह्मांड के नियमों को बदलने में सक्षम है। कोई आश्चर्य नहीं कि कोई भी इस गुट में शामिल क्यों नहीं होना चाहता। जटिलता की कोई सीमा नहीं है। सैद्धांतिक रूप से ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनंत मात्रा है, जिसका अर्थ है कि कोई भी नियमित छात्र कभी भी यह महसूस नहीं करेगा कि उसने कोई वास्तविक प्रगति की है। लेकिन इससे डायन को सिर्फ मुस्कुराहट ही मिली। उसे हमेशा से जीव विज्ञान से नफरत थी, लेकिन इस पर यह नजरिया उसके लिए बिल्कुल नया और दिलचस्प था। इसने उसके अंदर एक ऐसी आग जला दी जो उसने सिर्फ प्रशिक्षण के दौरान या कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे बैठकर महसूस की थी। कुछ ऐसा था जिसने डायन को और भी उत्साहित कर दिया। तकनीकी रूप से उसे लाइब्रेरी के सबसे ऊंचे स्तरों पर किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं थी। उसने पाया कि नश्वर दुनिया के ज्ञान को मार्शल दुनिया में लागू करने का रास्ता असीम था। ये तथाकथित सामान्य ग्रेड पौधे, कम से कम निम्न सामान्य ग्रेड के पौधे, नश्वर दुनिया में पाए जा सकते हैं। अन्य एरे एल्केमिस्टों के लिए ऐसा करना कठिन होगा क्योंकि उनके पास मानव दुनिया का वह ज्ञान नहीं है जो मेरे पास है, साथ ही वह ज्ञान जो मेरे पास नहीं है। डायन ने अपनी आंखों में उत्साह भरी चमक के साथ अपने जुड़वां चांदी के कंगनों को देखा। मैं इसे हमेशा देख सकता हूं। इस विचार ने डायोन को समझ का एक नया स्तर दिया। मार्शल और नश्वर दुनिया दोनों के अपने अपने फायदे थे। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी दुनिया ऊर्जा से रहित क्यों थी, लेकिन यह अच्छा था कि उसके अनुभव अभी भी उसकी मदद कर सकते थे। चूंकि वे आम लोगों को नीची नज़र से देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने सामान्य ज्ञान का प्रयोग करके उन पर बढ़त हासिल कर ली। डायन को इस बात का एहसास होने से पहले ही आम पौधों पर लिखी सैकड़ों किताबों को स्पीड रीडिंग करने में 2 दिन बीत चुके थे। ये तब था जब डायन को अपनी स्पीड रीडिंग पद्धति में एक समस्या का एहसास हुआ। मेरे पास ये सारा ज्ञान है, लेकिन यह व्यवस्थित नहीं है। ये लगभग ऐसा है जैसे अगर मुझे कुछ याद करना है तो मुझे अपनी आंखें बंद करनी होंगी और उत्तर खोजने के लिए उन सैकड़ों खंडों को फिर से पढ़ना होगा जिन्हें मैंने अभी अभी पढ़ा है। यह अच्छा नहीं है। मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है वह इस तरह बेकार है। निराश होकर डायोन ने पुस्तकों को 10-10 के सेट में लकड़ी की मेज पर वापस रख दिया। 2 दिन बर्बाद हो गए। मैं बहुत थक गया हूं और मुझसे बहुत बुरी बदबू आ रही है। डायोन ने बहुत पहले ही अपनी खुली हुई शर्ट उतार दी थी और अपनी मुड़ी हुई जीन्स की जगह ग्रे स्वेटशर्ट पहन ली थी, लेकिन वह अभी भी असहज महसूस कर रहा था। डायोन ने मॉनिटर की चमक के बीच ऊपर देखा। आप थके हुए लग रहे हैं। लिब्रो ने अपनी नाक चुटकी में दबाई। मैं यहां से तुम्हारी गंध सूंघ सकता हूं। जाओ आराम करो। मैं तुम्हें एरे थ्योरी की किताबें अपने साथ ले जाने दूंगा।
डायन ने अपनी कलाई हिलाई, जवाब देने में बहुत थक गया। उसने एरे थ्योरी नाम से एक नया फोल्डर बनाया और सैकड़ों किताबों के दूसरे सेट को अपने स्टोरेज बैंड में रख दिया। क्या दिलचस्प डिवाइस है, हालांकि बहुत कुशल नहीं लगता, लिब्रो ने हंसते हुए कहा। हाँ हाँ हाँ, मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि मुझे क्या समस्याएं हैं। क्या आपके पास कोई समाधान है? आराम और स्नान की आपकी जरूरत के मामले में जब तक आप उच्च साधना स्तर तक नहीं पहुंच जाते, तब तक उनका समाधान नहीं होगा। आपके मस्तिष्क की क्षमता अभी भी बिना आराम के चलने के लिए बहुत कमजोर है। स्पीड रीडिंग तकनीक के मामले में मुझे यकीन है कि आप जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति इसे समझ लेंगे। लिब्रो कुटिलता से मुस्कुराया। मैं उसे सारे जवाब नहीं दे सकता, आखिरकार यह मेरे परिवार की गुप्त तकनीक है। अगर मैं क्रिस्टल ग्लास के स्तर पर नहीं होता तो मुझे उसे ये तकनीक बताने के बारे में सोचने पर भी मारे जाने का डर होता। मेरी एकमात्र बचत यह है कि मैंने उसे पूरी तकनीक नहीं दी। डायन ने आह भरी। ठीक है, मुझे लगता है। आपकी मदद के लिए धन्यवाद, आपके बिना यह शायद बहुत कठिन होता। लिब्रो को डायोन के सच्चे धन्यवाद से थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन जब उसने डायोन को सुस्ती से अपने छात्रावास के कमरे की ओर जाते देखा तो उसने इसे सहजता से लिया। केंद्रीय स्तंभ की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक विशाल कार्यालय में परिवार के मुखिया मिलते थे। समारोह हॉल की याद दिलाता हुआ कमरा गमगीन रोशनी से भरा हुआ था। दाईं ओर एक अग्नि स्थान जल रहा था, जिसमें से नर्म अंगारे टिमटिमा रहे थे जो अंधेरे कमरे को रोशन कर रहे थे। मैरून रंग के पर्दे बड़ी खिड़कियों को ढांके हुए थे जो गहरे रंग की लकड़ी के फर्श से गूंज रहे थे। एक बड़ी मेज ने पाटियाक नेवा की आकृति को आंशिक रूप से छिपा दिया था, क्योंकि वह अन्य परिवार के प्रमुखों से दूर और ढकी हुई खिड़कियों की ओर मुंह करके खड़ा था। परिवार के अन्य मुखिया चिमनी के चारों ओर काले सोफे पर बैठे थे, जिससे कमरे में शांति छाई हुई थी। कामी सबसे पहले बोला, उसके शब्दों में रोष भरा हुआ था। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरा लड़का अभी भी ठीक नहीं हुआ है। उसके दर्द को नजरअंदाज करते हुए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि इन घावों का उसके भविष्य पर कोई असर न पड़े, जरूरी दवाइयों का खर्च बहुत ज्यादा है। कामी, जल्दबाजी में काम मत करो। अगर तुम्हारे लड़के ने आम आदमी को मारने की कोशिश नहीं की होती तो उसे कभी तकलीफ नहीं होती। पाटियाक नेवा की आवाज में समझदारी थी, लेकिन दृढ़ता थी। वह कामी की नफरत को बढ़ने नहीं दे सकता था। मुझे परवाह नहीं है। कामी परिवार को कब से हत्या करने की अनुमति की आवश्यकता है? वह इस अपमान के लिए भुगतान करेगा। डुको बोला। यह मत भूलो कि उसने कामी के लिए सबसे पहले प्रदर्शन करने का कोटा क्यों प्राप्त किया। लड़का यहाँ औसत दर्जे का हो सकता है, लेकिन वह आम लोगों के लिए बहुत मूल्यवान है। वास्तव में वह नश्वर दुनिया में काफी प्रसिद्ध है। अगर उन्हें पता चलता है कि वह मारा गया है, और विशेष रूप से हमारे पास आने के तुरंत बाद, तो ये युद्ध शुरू कर देगा। डुको सही है, हमारे पास निपटने के लिए अन्य मुद्दे हैं। आम लोगों के साथ युद्ध करना कुछ ऐसा नहीं है जो हम बर्दाश्त कर सकें, और ऐसा लगता है कि लड़का ये जानता है। साथ ही फोकस अकादमी के छात्रों को चौथी कक्षा से लेकर आगे तक के खतरनाक मिशनों को देखते हुए वह स्वाभाविक रूप से मर सकता है। बाय ने सहमति में कहा। सेपियंटिया की हल्की हंसी ने तनाव को कम करने की उम्मीद में कमरे को भर दिया। जहां तक मैं समझ पाया हूं, ये लड़का लंबे समय तक औसत दर्जे का नहीं रह सकता है। उसने डुको की टिप्पणी के जवाब में कहा। मैं देखता हूं कि हमारे निवासी लाइब्रेरियन को पहले से ही उससे लगाव हो गया है। क्या? कामी का गुस्सा बढ़ गया। इस स्कूल के लिए लाइब्रेरी का महत्व कम नहीं आंका जा सकता। अगर डायन किसी तरह लिब्रो को अपने गुरु या दोस्त के रूप में अपने साथ लाने में कामयाब हो जाता तो उसकी प्रगति बहुत तेजी से होती। चिंता मत करो कामी, लिब्रो अकादमी के नियमों को नहीं तोड़ेगा। हालांकि ऐसा लगता है कि पाटियाक नेवा की बेटी ने लड़के को कुछ घंटों के लिए पहले 600 स्तरों तक पहुंच दी थी। डेलिया के पिता इन शब्दों पर सख्त हो गए। कामी ने राहत की सांस ली। कोई भी व्यक्ति कुछ घंटों में कुछ नहीं कर सकता, चाहे उसके पास 600 स्तरों तक पहुंच क्यों न हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे बहुत राहत नहीं मिलती। ऐसा लगता है कि उसने जो तकनीक सीखी थी वह मेरे कबीले की स्पीड रीडिंग तकनीक थी। सीखा? हमारे साथ मत खेलो सेपियंटिया। तुमने अभी कहा कि उसके पास केवल कुछ घंटे थे, तुम्हारा क्या मतलब है सीखा? और वह भी इतनी उच्च स्तरीय तकनीक? स्टॉर्म ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा। सेपियंटिया ने आह भरी। ऐसा लगता है कि उसे मेरे कबीले की तकनीकों से कुछ लगाव है। तुम्हें पता है कि नश्वर दुनिया ने हमेशा मुझे मोहित किया है। उनकी सोचने और शोध करने की क्षमता कुछ मायनों में हमारी खुद की क्षमता से कहीं ज्यादा है। कामी की मुट्ठियां कस गईं।
वास्तव में उनके कद के विशेषज्ञों का एक लड़के के बारे में इतना चिंतित होना अजीब लग रहा था। हालांकि मार्शल और नश्वर दुनिया के बीच बातचीत पर बहुत सख्त प्रतिबंध थे। हर 5 साल में नश्वर दुनिया को दी जाने वाली औपचारिक प्रतिभा जांच का मतलब वास्तव में किसी भी प्रतिभा को बाहर निकालना नहीं था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि डायन कैसे पास हो गया। पाटिया नेवा की आवाज गूंजी। बड़े स्कूल गठबंधन हम पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हैं। इस पीढ़ी में हमारे पास कई होनहार प्रतिभाशाली लोग हो सकते हैं, लेकिन पिछले सालों में शायद सिर्फ 1 या 2 ही थे। अगर हम चाहते हैं कि यह स्कूल चलता रहे और इस तरह हमारे परिवारों का भविष्य सुरक्षित रहे, तो हमें प्रतिभाशाली बच्चों को बहिष्कृत नहीं करना चाहिए। लड़का बुद्धिमान है। उसके लिए यह पता लगाना मुश्किल नहीं होगा कि उसे भर्ती करने के लिए अन्य स्कूल भी तैयार हैं। स्कूल अधिक वर्जनाओं को अनदेखा करने के लिए तैयार हैं। मेरा सुझाव है कि हम उसे खुद दबाने की योजना से दूर रहें। इस स्कूल के छात्र ऐसा करने के लिए पर्याप्त से अधिक होंगे। इस तरह अगर वह इसके बावजूद सफल होता है तो हमारे पास एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। अगर वह असफल होता है तो हम एक समस्या से छुटकारा पा लेंगे। हमें अन्य मामलों पर ध्यान देना है, जैसे कि हमारे परिवारों के प्रतिभाशाली लोगों को एलायंस रैंकिंग टूर्नामेंट के लिए तैयार करना। और यद्यपि पाटिया नेवा ने अपने विचारों के अंतिम भाग नहीं कहे, फिर भी परिवार के अन्य मुखिया अच्छी तरह जानते थे कि वह किस बात का उल्लेख कर रहे थे। इसके अलावा सच्चाई ये थी कि परिवार के मुखियाओं ने डायन के खिलाफ सिर्फ इसलिए कार्रवाई की क्योंकि यह सबसे आसान और सबसे सीधा तरीका था। अगर वह बिना किसी उंगली उठाए जाने में शर्मिंदा होता तो यह उनके लिए सबसे अच्छी स्थिति होती। उन्हें यह अनुमान लगाने का कोई तरीका नहीं था कि वह लाइब्रेरी में जाने के लिए डेलिया से मिलता, या ये भी कि वह इतने कम समय में जो कुछ भी सीखता था वह सीख पाता। कामी ने अपना गुस्सा निगल लिया और यह विश्वास करने लगा कि उसका बेटा अपना बदला खुद लेगा। जैसे ही कमरे में दबाव कम हुआ, परिवार के मुखियाओं ने संकल्प में सिर हिलाया। खुद से काम करना उचित नहीं था। वे जानते थे कि डायन अपने संसाधनों की कमी के कारण धीमा हो जाएगा। वास्तव में उसे एक अच्छी साधना तकनीक भी नहीं सिखाई जाएगी, क्योंकि आने वाली कक्षाओं में जो दिखाया जाएगा वह सबसे बुनियादी और कच्चा संस्करण होगा। यहाँ तक कि परिवार के मुखिया भी नहीं जानते थे कि उनके आगे क्या क्या मुसीबतें आने वाली हैं। उन्हें बस इतना पता था कि सत्ता हर चीज से बढ़कर है, और अभी उनके पास इसकी कमी थी। आप में से जो लोग इस बिंदु तक पढ़ चुके हैं, उनके लिए मैं एक गलती कर चुका हूं। मैंने इस उपन्यास में मुख्य पात्र को 13 की बजाय 16 वर्ष का रखने की योजना बनाई थी। गलती से इसे बदलना भूल गया। अब से डायन 16 वर्ष का है और उसकी लंबाई 1.9 मीटर है। डायन के पैर फर्श पर घिसट रहे थे क्योंकि वह हलचल भरे खंभे के बीच से गुजर रहा था। जहां तक उसे पता था वहां 6 उपस्तंभ और एक केंद्र स्तंभ था। 6 उपस्तंभों में से प्रत्येक का नाम स्तंभ परिवारों के नाम पर रखा गया था, और डायन को बस इतना सौभाग्य मिला कि उसे पाटिया नेवा स्तंभ में एक छात्रावास आवंटित किया गया। मुझे उम्मीद है कि इसका मतलब यह है कि मैं फिलहाल बहुत अधिक परेशानी से बच सकता हूं। अस्थायी राहत के इस पल के अलावा डायन को एक और बात ने उलझन में डाल दिया। वहां बहुत सारे छात्र थे। क्या उनके परिवार वाकई इतने बड़े हैं? अगर वे सभी वाकई स्तंभ परिवारों का हिस्सा हैं, तो ये जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला है। डायन आखिरकार नीचे की मंजिल पर उतरने के बाद खंभे के दूसरे हिस्से तक पहुंच गया। बड़ी जगह एक हॉलवे में सिमट गई जो एक आराम करने वाले क्षेत्र में ले जाती थी। लाइब्रेरी में मौजूद तालाब के समान एक तालाब केंद्र की शोभा बढ़ाता था, जिससे कुछ छात्र उपलब्ध प्लेटफार्मों पर इसके चारों ओर ध्यान लगा सकते थे। पानी को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह बिल्कुल भी पानी नहीं है। डायन ने पहले इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन तालाब से एक अलौकिक एहसास हो रहा था। इसके अंदर का पदार्थ घटता बढ़ता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इसका कोई वास्तविक द्रव्यमान नहीं है। ये कभी गैस जैसा तो कभी तरल जैसा लग रहा था, लेकिन इसकी सबसे खास विशेषता इसका सुनहरा रंग था। कितना दिलचस्प तालाब है। इसे यहाँ बनाने के लिए कृत्रिम होना पड़ेगा, लेकिन ये बिल्कुल असली लगता है, डायन ने मदहोशी में सोचा। वह धीरे धीरे किनारे तक गया और उसे डुबाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। आप क्या कर रहे हो? डायन अचानक अपनी तंद्रा से बाहर आया और उसने एक लंबी लाल बालों वाली लड़की को देखा जिसके हाथ उसकी घुमावदार कमर पर थे। तंग चमड़े के प्रवाह ने उसकी धुंधली दृष्टि को तुरंत साफ कर दिया। क्या आप खुद को मरवाना चाहते हैं? आपके पास स्पष्ट रूप से कोई साधना नहीं है और आप स्पष्ट रूप से अपने आसपास किसी और को ऊर्जा धाराओं को छूते हुए नहीं देखते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपके जैसा पहला वर्ष ऐसा कर सकता है।
आप अंदर से बाहर तक विस्फोट करने की बहुत कोशिश कर रहे होंगे। आपको तालाबों के खतरों के बारे में पहले से ही पता होना चाहिए। ये पहली चीज है जो वे आपको अभिविन्यास में सिखाते हैं और यह कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको यहाँ आने से पहले भी सीखना चाहिए था। वास्तव में आप अपने छात्र द्वारा जारी किए गए वस्त्र क्यों नहीं पहन रहे हैं? आपके प्रतीक के बारे में क्या? गुट से संबद्धता, क्या आप यहाँ जाते भी हैं? डायन सुन नहीं रहा था, उसकी आंखें उसके सामने खड़ी कामुक महिला को घूर रही थी। डायन के पास कभी भी कोई वास्तविक व्यवहार कुशलता नहीं थी, साथ ही उसकी अपरिपक्वता के कारण उसके सामने खड़ी लड़की के सामने कोई मौका नहीं था। वह इस तथ्य पर भी विचार नहीं कर रहा था कि उसने चमड़े की छोटी शॉर्ट्स और क्रॉप टॉप पहना हुआ था। मुझे खुशी है कि मैं इस अकादमी में आया, डायोन ने अंततः अपनी हैरानी से ऊपर देखते हुए कहा, इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि यह लड़की स्पष्ट रूप से वर्दी नहीं पहने होने के बावजूद उसे परेशान कर रही थी। पफेट, तुम इतने कमजोर हो फिर भी तुम्हारे पास बेकार की बातें सोचने का समय है। मुझे अपने विचारों से निकाल दो। तुम्हें लगता है कि मैं एक ऐसा आदमी चाहूंगी जिसे मैं एक भी उंगली उठाए बिना हरा सकूं? चांद की याद दिलाने वाले पीले वस्त्र पहने 3 पुरुष छात्रों के समूह को देखकर लाउंज में हंसी का माहौल छा गया। पाओ, क्या तुम्हें इस कमजोर को संभालने के लिए हमारी जरूरत है? एवा ने घृणा से देखा। स्पष्ट रूप से नहीं। डायन को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि क्या हो रहा है। वह मुस्कुराता रहा, बिना उंगली उठाए मुझे हराओ। शायद ऐसा हो, लेकिन अगर मैं तुम्हें हरा दूं तो क्या होगा? क्या यह तुम्हारे लिए मुझे अपना आदमी मानने के लिए पर्याप्त होगा? एवा ने डायन की ओर मुड़कर अपनी भौं उठाई। डायन ने इस तरह बात जारी रखी मानो उसे यह एहसास ही न हो कि तीनों लड़के उसके चेहरे पर खंजर तान रहे हैं। शायद नहीं है ना। हालांकि मुझे इस स्कूल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम सबसे ताकतवर नहीं हो। अगर तुमसे ज्यादा ताकतवर होना ही सब कुछ होता तो क्या तुम्हारे पास पहले से ही कोई मर्द नहीं होता? तो क्यों ना मेरी कमजोरी को नजरअंदाज करके मुझसे बात करो। यहां तक कि तीनों लड़कों की शत्रुता भी समाप्त हो गई, क्योंकि लाउंज में शांति छा गई। इसके तुरंत बाद फुसफुसाहटें आने लगीं। पहले उसने तालाब से खुद को मारने की कोशिश की और अब वह एवा के साथ खिलवाड़ कर रहा है। क्या इस बच्चे की मृत्यु की इच्छा है? वह नया है, वो स्पष्ट रूप से नहीं जानता कि क्या हो रहा है। क्या बेवकूफ है? मुझे उम्मीद है कि आपने अपने बमुश्किल 1 दशक से ज्यादा के जीवन का आनंद लिया होगा। एवा के गुस्से के कारण वह वास्तव में आपको व्यक्तिगत रूप से मार सकती है। सबसे मजबूत नहीं हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ उसकी उम्र की वजह से है। जाहिर है उसका मतलब था कि वह उससे ज्यादा ताकतवर है और उसकी कक्षा का है। वह खुद को क्या समझता है? अंततः तीनों लड़कों का नेता अब और नहीं रुक सका और आगे बढ़ गया। यह एवा सिकेरियस है, वह पिछले साल के जूनियर्स में शीर्ष 1 में है और तुम उसके साथ फ्लर्ट करने की हिम्मत कर रहे हो। तुम कौन हो? तुम्हारा पारिवारिक नाम क्या है? तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी? डायन ने अपनी कलाई हिलाई। बिना पहियों वाला एक धातु का स्केटबोर्ड दिखाई दिया, जिससे वह उस पर चढ़ गया। वह हवा में उछला, बस उसकी पहुंच से बाहर। एवा की आंखें जिज्ञासा से चमक उठीं। हालांकि वह कमजोर है, लेकिन उसके पास जरूर कुछ दिलचस्प चीजें हैं। वह काफी होशियार भी हो सकता है, लेकिन तालाब के ऊपर मंडराते समय डेरियस उस पर कूदने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर वह चूक गया तो इसका मतलब उसकी मौत होगी। मुझे लगता है कि वह सिर्फ एक सुंदर चेहरा नहीं है। यहाँ आओ और एक आदमी की तरह लड़ो। डेरियस गुस्से में बोला। सच तो ये था कि वह थोड़ा घबरा गया था। उसने वह उपकरण कभी नहीं देखा था जिसे डायन ने निकाला था। साधकों के लिए तब तक उड़ना असंभव था जब तक वे पौराणिक सार संग्राहक क्षेत्र में नहीं पहुंच जाते, लेकिन इस पूरी अकादमी में ऐसा एक भी विशेषज्ञ नहीं था। एकमात्र अपवाद जानवरों को वश में करने वाले लोग थे जो पंख वाले जीवों को वश में करते थे, लेकिन ऐसी चीज के खतरे के कारण केवल उच्च रैंकिंग वाले जानवर मास्टर ही मरने के डर से जानवर को हवा में ले जाने का जोखिम उठाने की हिम्मत कर सकते थे। नहीं शुक्रिया, आप थोड़े गुस्से में लग रहे हैं और मैं कमजोर हूं, याद है। लेकिन अगर मिस एवा मेरे साथ आना चाहती हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। डायोन ने मुस्कुराते हुए कहा। एवा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान उभरी जैसे ही उसके हाथ में एक लपेटा हुआ कोड़ा दिखा। मुझे तुम्हारे साथ ऊपर आना अच्छा लगेगा, तुम थोड़ा नीचे क्यों नहीं आते? वह बहुत खुश नहीं दिखती, डायोन ने कांपते हुए सोचा। मैं आमतौर पर सुंदरियों को निराश करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन आज मुझे एक अपवाद बनाना होगा। मैं तुम्हें छोटी एवा के आसपास देखूंगा। एवा के चेहरे पर तिरस्कार का भाव उभर आया। आप छोटी एवा को किसे बुला रहे हैं?
एक सुंदर झटके के साथ अपना चाबुक खोलते हुए उसने ऊर्जा की एक किरण सीधे डायोन की पीछे हट्टी पीठ पर फेंकी, लेकिन इससे पहले कि वह उस तक पहुंच पाती, उसने एक पारदर्शी ऊर्जा ढाल पर तरंगे भेज दी। उस चाबुक में कुछ गड़बड़ लग रही है, डायोन ने सोचा। जब मैं तुम्हें छोटी एवा कहती हूं तो तुम उत्तेजित हो जाना सही कहती हो। डायन ने अश्लीलता से मुस्कुराते हुए अनजाने में एवा की छाती पर एक नजर डाली। ऐसा लग रहा था कि यह किसी भी समय उसके चमड़े के क्रॉप टॉप की सिलवटों को खोल सकता है। बड़ी एवा निश्चित रूप से अधिक उपयुक्त है, डायोन चिल्लाया और दूसरे गलियारे में प्रवेश करते हुए तेजी से अपने कमरे की ओर बढ़ गया। एवा की छाती में लाल धार बहने लगी और वह गुस्से में गहरी सांसें लेने लगी। मैं उसे जल्द ही सबक सिखा दूंगी। ठंडी हवा के झोंके से डायन कांपने लगा और वह उड़ गया। वह बहुत करीब था। सौभाग्य से मैंने इस बोर्ड में जो सुरक्षा बनाई है वह उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली ऊर्जा को रोकने में सक्षम है, अन्यथा मैं फंस जाता। ये होवर बोर्ड डायन के निजी आविष्कारों में से एक था। ऊर्जा कवच वास्तव में मलबे और हवा को उस पर पड़ने से रोकने के लिए था। जब वह तेज गति से उड़ता था, लेकिन आज इसने उसे चोट लगने से बचा लिया। इसके अलावा ऐसा लगता है कि इस स्कूल में अन्य परिवार भी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा लगता है कि मैं ओरिएंटेशन से चूक गया, इसलिए मुझे कोई सुराग नहीं है कि क्या हो रहा है। अरे वाह लिब्रो, तुम्हें कुछ कहना चाहिए था। शायद ये तथ्य कि बिना चेतावनी लेबल वाला तालाब मुझे मार सकता है एक अच्छी सलाह होती। कुछ देर तक इधर उधर भटकने और यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई भी उसके कमरे तक उसका पीछा न करे, डायन आखिरकार धातु के दरवाजों की एक पंक्ति के पास रुक गया। अपने लिए उपयुक्त लेबल वाला दरवाजा ढूंढने के बाद उसने अंदर जाने से पहले एक पैनल पर अपना कार्ड दिखाया। नीले रंग के समुद्र ने उसकी इंद्रियों पर हमला किया, क्योंकि उसने एक बार फिर खुद को फोकस झील के सामने कांच के बड़े पैनलों को देखते हुए पाया। कमरा लगभग 20 वर्ग मीटर में शालीन आकार का था। वहां एक बिस्तर, एक ध्यान मंच, एक कोठरी एक तरफ बनी हुई थी, साथ ही एक खाली किताबों की अलमारी भी थी। डायन को अपने बिस्तर पर सफेद वस्त्र पड़े देखकर खुशी हुई। वे बिल्कुल उन वस्त्रों जैसे दिख रहे थे जो पहले वाले 3 लड़कों ने पहने थे, बस रंग अलग था। शायद उसने लिब्रो को कुछ ज्यादा ही जल्दी शाप दे दिया था। डायन ने एक छोटी धातु की डिस्क निकाली और उसे अपने दरवाजे पर फेंक दिया। इससे मुझे कुछ समय के लिए सुरक्षा मिल जाएगी। अगर वे मेरा कमरा ढूंढ भी ले तो भी वे अंदर नहीं आ पाएंगे। इससे मैं अभ्यास कर पाऊंगा और चैन से सो पाऊंगा। डायन ने अपने कपड़े अलमारी में फेंक दिए और उस दरवाजे की ओर चल पड़ा जिसे उसने अभी तक नहीं देखा था। अंदर उसे एक बाथरूम मिला जिससे वह काफी संतुष्ट था। नहाने के बाद वह पिछली घटनाओं के बारे में सोचने के लिए बैठ गया। उसे सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला तालाब था। यह अजीब है, मैंने जितनी भी बुनियादी किताबें पढ़ी हैं उनमें भी ऊर्जा से भरे तालाब के बारे में कुछ नहीं था। और अगर था भी तो उसे छूना खतरनाक क्यों होगा। मुझे लगता है कि यह ऊर्जा के प्रवाह के कारण हो सकता है जिसे मेरा शरीर संभाल नहीं पाएगा। इस मामले की सच्चाई डायन के विचार से बहुत दूर नहीं थी। आप तालाब में मौजूद ऊर्जा को बिजली मान सकते हैं, सिवाय इसके कि इस मामले में सबसे अच्छा कंडक्टर मानव शरीर था, न कि धातु। अगर डायन ने ऊर्जा के प्रवाह को संभालने के लिए पर्याप्त खेती के बिना तालाब को छुआ होता तो वह बहुत अधिक कर्ट के कारण गर्म होने वाले धातु के टुकड़े की तरह फट जाता। डायन ये सोचकर कांप उठा। लगता है कि आज मैं मरने के बहुत करीब पहुंच गया हूं। मुझे भविष्य में और अधिक सावधान रहना होगा। मुझे उसका ठीक से शुक्रिया भी अदा करना होगा। तालाब और उसके उद्गम के प्रति अपनी जिज्ञासा को एक तरफ रखते हुए डायन ने आरामदायक ग्रे स्वेट पैंट और नई सफेद शर्ट पहन ली। जल्द ही वह बिस्तर पर लेट गया और गहरी नींद में सो गया। लिब्रो ने कंप्यूटर मॉनिटर से नजरें हटा ली और आह भरते हुए कहा, अगर वह इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो उसके लिए ये सफर बहुत लंबा हो जाएगा। अंकल, आप इतने निवेशित क्यों हैं? आप नश्वर दुनिया और साधना दुनिया के बीच के विभाजन को किसी और से बेहतर समझते हैं। उसके लिए सफल होना असंभव है। ये तथ्य कि वह यहां तक आ सका अपने आप में ही एक चमत्कार है। हम इससे अधिक की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर डायन वहां होता तो वह देख लेता कि बोलने वाला व्यक्ति पर्टिनासिस था। वह इस समय अपने चाचा को अजीब नजर से देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके चाचा को इस डायन में इतनी दिलचस्पी क्यों थी। बेशक पर्टिनासिस ने उस दिन डायन के प्रदर्शन को व्यक्तिगत रूप से देखा था, लेकिन जो कुछ हुआ उसका शांतिपूर्वक विश्लेषण करने के बाद उसे एहसास हुआ कि मयूमी को हराने की उपलब्धि निश्चित रूप से दोहराई नहीं जा सकती। और इसी तरह उसने भी डायन की तरह ही निष्कर्ष निकाला कि वह संभवतः हर जगह पियानो लेकर नहीं घूम सकती है, न
वह अपने आकलन में बिल्कुल गलत नहीं था। नश्वर दुनिया और मार्शल दुनिया एक ही ग्रह पर रहते हैं, दोनों अपने अपने हिस्से पर, लेकिन वे दो पूरी तरह से अलग दुनिया से हो सकते हैं। अगर ये तथ्य न होता कि नश्वर दुनिया में कोई साधना ऊर्जा नहीं है जिससे यह उनकी नज़र में बेकार हो जाती है, तो नश्वर बहुत पहले ही अस्तित्व से मिट चुके होते। कौन जानता था कि डायोन ने साधना की एक छोटी सी क्षमता को कैसे जागृत किया। पर्टेनासिस, आपको गति पढ़ने की तकनीक में महारत हासिल करने में कितना समय लगा? प्रश्न का उत्तर देने के बजाय लिब्रो ने अपना ही दूसरा प्रश्न पूछ लिया। मैंने नहीं किया। आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं अंकल? आप जानते हैं कि केवल क्रिस्टल स्तर के परिवार के सदस्यों ने ही तकनीक के पहले स्तर पर महारत हासिल की है। स्पष्ट रूप से मैं उस स्तर तक भी नहीं पहुंचा हूं, अकेले ही इसे महारत हासिल करना। अगर आप बोर हो रहे हैं तो आपको किसी और को चिढ़ाना चाहिए। पर्टेनाकिस हमेशा से ऐसे ही थे। वह किताबों के हिसाब से चलने वाले व्यक्ति थे। बोलते समय उन्हें शर्मिंदगी भी नहीं दिखी, उन्होंने बस सहजता से सच्चाई बयान कर दी। डायन को पहले स्तर की बुनियादी समझ हासिल करने में 1 घंटे से भी कम समय लगा, और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उसे तकनीक का यही हिस्सा सिखाया था। अगर वह हमारे परिवार में होता तो वह पहले से ही क्रिस्टल स्तर पर होता। क्या? पर्टेनाकिस ने आश्चर्य से अपने चाचा की ओर देखा। लिब्रो को यह देखकर संतुष्टि मिली कि उसके शांतचित भतीजे ने आखिरकार कुछ भावनाएं दिखाईं। वह अपनी उम्र के हिसाब से बिल्कुल भी व्यवहार नहीं कर रहा था। मॉनिटरिंग रूम के कोने में एक साधारण लड़की अपनी किताब से ऊपर देख रही थी। उसने अपने भूरे बालों को एक बन में बांधा हुआ था, उसकी सुनहरी आंखें कार्बन फ्रेम वाले चश्मे से चमक रही थीं। उसने एक खूबसूरत बैंगनी रंग का चोंगसम पहना हुआ था जिसमें सफेद लिली थी। यह उसकी जांघों से चिपकी हुई थी जो उसके संपूर्ण फिगर को रेखांकित कर रही थी। उसके होंठ भरे हुए थे, चमकीले लाल रंग से रंगे हुए थे जो उसकी गोरी त्वचा को निखार रहे थे। उसकी खूबसूरती बिना किसी संदेह के शब्दों से परे थी, मानो उसकी मौजूदगी ने ही उसके आसपास की दुनिया पर उसकी प्रशंसा करने के लिए अनकहा दबाव डाला हो। हालांकि किसी तरह ये सुंदरता उसके थोड़े से पीले रंग के कारण फीकी लग रही थी। युवा लड़की की कोमल आवाज बोली, आपने उसे ये तकनीक दी है अंकल? ऐसा प्रश्न सुनकर लिब्रो थोड़ा शर्माए बिना न रह सका। मैंने किया। मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि इसका एकमात्र कारण ये था कि उसने इसके लिए कहा था। मुझे ये काफी प्रभावशाली लगा कि कोई व्यक्ति जिसका पहले कभी मार्शल दुनिया से संपर्क नहीं था, वह यह मान सकता था कि ऐसी तकनीक मौजूद है, इसलिए मैंने उसे एक मौका दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में इतने कम समय में इसमें महारत हासिल कर पाएगा। उसकी प्रतिभा आश्चर्यजनक है। पिताजी शायद इस बात से बहुत खुश नहीं होंगे। बैंगनी रंग की लड़की ने हल्के से जवाब दिया। हाँ, मैंने तुम्हें कभी किसी लड़के के लिए इतना चिंतित नहीं देखा, मेरी प्यारी मेडेलिन। मैडलिन को अपने चाचा की बातों से कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। वह केवल हल्के से मुस्कुराए, उसकी आभा एक ताज़ा ओस की तरह थी। अपने छोटे भाई पर्टिनासिस के विपरीत वह शांत स्वभाव की थी जो दुनिया के सामने खुद को खोलने से नहीं डरती थी। कमरे में हल्की सी हंसी गूंज उठी। आप तो हमेशा मैच मेकर बनने की फिराक में रहते हैं अंकल, लेकिन जाहिर है मैं अपनी खूबसूरत भतीजियों को एक योग्य आदमी के साथ देखने से ज्यादा कुछ नहीं देखना चाहती। भतीजियां, क्या तुम्हारा एक और बच्चा हुआ? मेडेलिन ने फिर हंसते हुए कहा। लिब्रो ने रहस्यमय ढंग से देखा, हमारी छोटी राजकुमारी डेलिया और छोटी लोमड़ी मेयन भी उसमें रुचि रखती हैं। मेयन के बगल में बैठी हुई थी और उसने देखा। ऐसे मजाक मत करो अंकल लिब्रो, हम सिर्फ दोस्त हैं। मेयन ने अपने सामने रखे एक अजीब कंपास से खेलना जारी रखते हुए हंसी। मेडेलिन ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। मुझे उस बड़ी बहन की तरह मत देखो, मैं अपने से कमजोर आदमी के साथ कैसे रह सकती हूँ? हमें कम से कम बराबरी का दर्जा तो मिलना चाहिए। बिना किसी ताकत के इस तरह स्कर्ट के पीछे भागना ये दयनीय है। साथ ही अगर वह इतना ताकतवर भी होता तो भी मुझे इस तरह की चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है, डेलिया ने आंखें घुमाते हुए कहा। लिब्रो ने अपनी जीभ चटकाए। मुझे नहीं पता कि तुम सही हो या नहीं डेलिया। स्कर्ट का पीछा करना सभी पुरुषों का तरीका है, कुछ में दूसरों की तुलना में अधिक साहस होता है, लेकिन सभी पुरुष अपनी पढ़ाई में डूबे हुए दिन नहीं बिता सकते, खासकर नश्वर शरीर के साथ तो बिल्कुल नहीं। डेलिया स्तब्ध रह गई। जिस पत्थर से वह अपनी तलवार को तेज कर रही थी उससे एक तीखी धातु जैसी ध्वनि निकल रही थी। लिब्रो ने जानबूझकर मुस्कुराया, अगर वह पहले नहीं मरता तो आप उससे ज्यादा समय तक मजबूत नहीं रह सकते।
आप सभी ने सुना, वह पिलर हेड्स द्वारा उसके लिए तैयार किए गए अपमान को सिर झुकाकर और मुंह बंद करके झेल सकता था, फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। दृढ़ संकल्प ही वह चीज है जिसकी आपको मजबूत होने के लिए जरूरत है। मेरियन की आंखें दिलचस्पी से चमक उठीं। वह अपनी दोस्त को किसी और से बेहतर जानती थी और अच्छी तरह जानती थी कि डेलिया भी डायन के लिए कुछ हद तक नाराज थी। लेकिन जब मार्शल वर्ल्ड के मामलों की बात आती है तो ऐसे बहुत कम लोग थे जो डेलिया से ज्यादा इसकी क्रूरता को समझते थे। तुम्हें खुद के साथ ईमानदार होने की जरूरत है। तुम्हें पता है कि तुम एक नर्मदिल इंसान हो। जब से तुम्हारी मां लापता हुई है, तुम कोई और बनने की कोशिश कर रही हो। मुझे दुख होता है कि मैं सिर्फ किनारे से देख सकता हूं। शायद नए रिश्तों से दूर भागना ही वह चीज है जिसकी तुम्हें जरूरत नहीं है। मेरियम ने मन ही मन सोचा। ये बहुत ही हैरान करने वाला था। ऐसा लग रहा था कि जो उनमें सबसे बचकाना लग रहा था, वह शायद सबसे परिपक्व था। लिब्रो ने अपने चेहरे पर चिंता भरी नजर डालते हुए मॉनिटर की ओर रुख किया। उसे सिर्फ स्थिरता दिख रही थी। व्यवधान के कारण वह कमरे के अंदर नहीं देख पा रहा था। ऐसा लगता है कि उनकी तकनीक काफी दिलचस्प है। आशा करते हैं कि वह ठीक होंगे। मेडेलिन ने उत्सुकता से उन लोगों को देखा जो उसके सबसे करीब थे। उसका सगा भाई, दो छोटी लड़कियां जिसे वह अपनी छोटी बहनें मानती थी, उसका सगा चाचा। उनमें से हर कोई किसी न किसी तरह से उस नश्वर लड़के के बारे में सोच रहा था जो अभी अभी उनके जीवन में आया था। तार्किक रूप से उसे एक छोटी सी घटना से ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसने पहले ही उन पर अपनी पकड़ बना ली थी। वह उत्सुकता से खुद को रोक नहीं पाए। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसका रास्ता कभी इस डायन से मिल पाएगा। सचारो, डायन ने जम्हाई ली। उसकी आंखें धीरे धीरे फोकस झील के विशाल नीले रंग की ओर खुल रही थीं। उसे मानना पड़ा कि यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत था। उसे लगा कि उसकी नश्वर दुनिया को निश्चित रूप से इस तरह की और भी पानी के नीचे की संरचनाएं बनाने पर विचार करना चाहिए। हालांकि पिछले कुछ दिनों की घटनाओं को याद करते हुए डायन की नज़रें ठंडी पड़ गईं। अगर दूसरे लोग जो उसे स्कट का पीछा करने वाले जोकर के रूप में जानते थे अब उसे देखेंगे तो ये कहना मुश्किल होगा कि वे उसे पहचान पाएंगे या नहीं। डायोन की आंखों की ठंडक गायब हो गई और उसने अपने दोनों हाथ आपस में ताली बजाए। मुझे बहुत भूख लगी है। जल्दी से नहाने के बाद डायन ने कुछ काले स्वेट और एक नया सफेद टी शर्ट पहन लिया। उसने अपने स्वेट को लगभग पिंडली के मध्य तक लपेट लिया और फिर अपने बिस्तर पर वापस आ गया। अपनी कलाइयों को हिलाते हुए उसने, जितनी तेजी से उसके हाथ चल सकते थे, एक हफ्ते का खाना निकाला और खाना शुरू कर दिया। इसके तुरंत बाद डायन ने अपने पेट को थपथपाया और संतुष्ट होकर डकार ली। वह अपने बिस्तर पर पीछे की ओर गिर पड़ा और तरोताजा महसूस करने लगा। ठीक है, सबसे पहले मुझे ये पता लगाना होगा कि सरणियों पर किताबें पढ़ने से पहले इस गति पढ़ने की तकनीक की समस्या को कैसे ठीक किया जाए। मुझे संदेह है कि लिब्रो ने मुझे पूरी तकनीक नहीं दी। अगर सैपियंटिया परिवार इतना उदार होता तो वे सभी शोधों को अपने नाम के तहत रखने के लिए मजबूर नहीं करते। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने इतने सारे छात्रों को लाइब्रेरी में सामान्य तरीके से किताबें पढ़ते हुए नहीं देखा होगा। लिब्रो को ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि डायन इतनी सरलता से उसके बारे में सब कुछ जान पाएगा। कौन जानता था कि अगर उसे पता चल जाता तो वह कैसी प्रतिक्रिया करता। डायोन ने स्वयं को ऊपर उठाया और अपने पैरों को एक दूसरे पर रखकर इस विषय पर विचार करने लगा। उसे अपने पिता की वजह से ध्यान की आदत पड़ गई थी। उसका बूढ़ा पिता हमेशा शांत और स्थिर रहता था, एक तरह का सैन्य आदमी जो मुस्कुराना नहीं जानता था। लेकिन उसने अपनी मृत्यु से पहले डायन को कई चीजें सिखाई थीं, ऐसी चीजें जो डायन कभी नहीं भूल पाएगा। डायन ने कई ऐसी बातें भी नजरअंदाज की जिन्हें उन्होंने नजरअंदाज किया। उनके पिता एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा पदानुक्रम के महत्व और अपने वरिष्ठों की बात सुनने पर जोर देते थे। दुर्भाग्य से उनका बेटा इतना जिद्दी था कि उसने ऐसा कुछ करने के बारे में सोचा भी नहीं। लियोनेल ने जब ध्यान करना शुरू किया तो कुछ ही देर बाद उसे एक आश्चर्यजनक बात का एहसास हुआ। यह अजीब है। मैं जो किताबें पढ़ता हूँ वे सामान्य यादों की तरह ही व्यवस्थित लगती हैं। मुझे यह मत बताए कि नींद ही इसका जवाब है, इसका कोई मतलब नहीं है। डायन ने कई संभावनाओं के बारे में सोचा। क्या उसे साधना में सफलता मिली थी? क्या तकनीक को सही प्रभाव दिखाने में समय लगा? या शायद ये वास्तव में नींद का असर था? लेकिन उन्हें कोई भी उत्तर उपयुक्त नहीं लगा। डायन की समझ से स्पीड रीडिंग तकनीक एक निम्न स्तरीय आत्मा तकनीक थी। निम्न स्तर की आत्मा तकनीकें नियमित ऊर्जा या शरीर साधना विधियों की तुलना में बहुत अधिक जटिल थी क्योंकि आत्मा मार्शल आर्ट की दुनिया में कई लोगों के लिए एक पहेली थी।
ऐसा लगता था कि सिर्फ इस विचार ने ही खेती में किसी सफलता की संभावना को खत्म कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप अब पौधों की उनकी स्मृति अधिक व्यवस्थित हो गई थी। आत्मा की सहज सफलता। अगर डायन ने इस बारे में जिक्र करने के बारे में सोचा भी होता तो उसे किसी भी कमरे से बाहर निकाल दिया जाता। सभी संकेत इस ओर इशारा कर रहे थे कि इस तकनीक को बस समय की जरूरत है, लेकिन कुछ डायन को बता रहा था कि यह इतना आसान नहीं है। एक अधूरी तकनीक इतनी आसानी से पूरी नहीं हो सकती, और यही मुख्य समस्या थी। डायोन ने मान लिया कि समस्या अधूरी तकनीक के कारण उत्पन्न हुई है, इसलिए अब अचानक इसका सही होना अजीब बात है। इस बिंदु पर विचार करते हुए डायन ने अपने पिता की शिक्षाओं में से एक, जिसके बारे में उसके पास पर्याप्त जानकारी नहीं थी, पर अनावश्यक विचार बर्बाद न करने का फैसला किया। इसलिए उसने तकनीक का कुछ और परीक्षण करने के लिए सरणियों पर पुस्तकों को तेजी से पढ़ना शुरू करने का फैसला किया। शायद इस बार वह देख पाएगा कि क्या बदलाव हो सकते हैं और बेहतर निष्कर्ष पर पहुंच सकता है। डायन के कमरे में सैकड़ों किताबें दिखाई दी। पहली किताब तक पहुंचने के बाद उसका शरीर एक और आश्चर्यजनक खोज से कांप उठा। यह पहले से कहीं अधिक तेज है, और यह पहले से ही मेरी यादों का हिस्सा है। डायन आश्चर्यचकित था और उसे आश्चर्यचकित होने का पूरा हक था। उसने पौधों पर आधारित किताबें इसलिए शुरू की क्योंकि वे बहुत सरल थीं और सिद्धांतों और अमूर्त अवधारणाओं के बारे में बहुत कम थीं। पौधों पर आधारित किताब में बस पौधों की अनूठी विशेषताओं के बारे में बताया जाता है कि इसका क्या उपयोग किया जा सकता है और इसे अन्य पौधों के साथ मिलाते समय आप किन गुणों को चाहते हैं या नहीं। अधिक जटिल पुस्तकों में पौधे की जानकारी को कोशिका स्तर तक विस्तृत रूप से बताया गया था, ताकि अरे कीमियागर को यथासंभव गहराई से जानकारी मिल सके। ये वास्तव में ग्रेस्पिंग प्लांट ग्राफ्टिंग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था, लेकिन एरे सिद्धांत कई गुना अधिक जटिल था। अक्सर यही कारण था कि फोकस अकादमी में कोई वास्तविक एरे कीमियागर नहीं थे। न केवल ये अवधारणाएं अधिकांश लोगों की समझ से परे थीं, बल्कि डायोन को अभी अभी पता चला था कि इसमें आत्मा के लिए अत्यधिक आवश्यकताएं थीं और यहाँ तक कि इसके लिए एक ऐसे गुण की भी आवश्यकता थी जो अधिकांश मार्शल कलाकारों में नहीं होता, ऑरोरा। ये सब कहने का मतलब ये था कि चूंकि एरे थ्योरी की किताबें बहुत जटिल थीं, इसलिए उसे एक किताब को पूरा करने में ज्यादा समय लगना चाहिए था। लेकिन किसी तरह उसे 1 मिनट से भी कम समय लगा। दुर्भाग्य से डायोन के लिए, हालांकि यह उसके लिए बहुत अच्छी खबर होनी चाहिए थी, इस तथाकथित ऑरोरा के बारे में जानकारी उसके लिए बिल्कुल नहीं थी। अरे, अगर मुझे पता होता कि व्यू रचना सिद्धांत की इतनी सख्त जरूरतें हैं, तो मैं कोई दूसरा गुट चुन लेता। इस मन की आंख की बकवास को जगाने के लिए बहुत सारे संसाधनों की जरूरत होती है। अगर मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं ऐसे खस्ताहाल गुट में शामिल नहीं होता। मैं सबसे अच्छी साधना विधियों की तलाश में मार्शल दुनिया की यात्रा कर रहा होता। डायन को ऐसा लग रहा था जैसे वह टेबल पलट रहा हो। जितना ज्यादा वह माइंड्स आई के बारे में सीखता गया, उतना ही ज्यादा वह आंसू बहाना चाहता था। यह मन की आंख बहुत उपयोगी होगी, इच्छाओं के प्रति बढ़ी हुई अंतर्दृष्टि, छठी इंद्री तक पहुंच, उन्नत बुद्धि, और तो और यह आत्मा की साधना को बहुत आसान बना देगी। शायद मैं एक दिन आत्मा, शरीर और ऊर्जा की 3 गुनी साधना कर सकूं। डायोन अचानक ठिठक गया। थप्पड़। डायन के हाथ ने उसके माथे पर थपकी दी। मैं कितना बेवकूफ हूं। मन की आंख, आत्मा की साधना, गति पढ़ने में मेरी स्पष्टीकृत बढ़ी हुई दक्षता, तकनीक अचानक पूरी हो जाना। शायद डायोन पुस्तकों के ढेर में गोता लगाता हुआ किसी विशेष पुस्तक की तलाश में था। ये यहाँ है। डायोन ने अवेकनिंग योर ऑरोरा फॉर डमीज नामक पुस्तक उठाई। डायोन ने अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है जैसे मार्शल दुनिया भी मानव दुनिया से चीजें चुराती है। डायोन शीर्षक से थोड़ा भ्रमित हुआ, लेकिन फिर पुस्तक को तेजी से पढ़ने के बाद उसे पता चला कि माइंड्स आई ऑरोरा के लिए एक बोलचाल का शब्द है, तथा वे एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं। पुस्तक को 2 भागों में विभाजित किया गया था, एक जागृति भाग और एक संवेदन भाग। डायोन जितना अधिक पढ़ता, उसकी दृष्टि उतनी ही उज्जवल होती जाती। मैं समझता हूं। तो जन्मजात अरोरा भी संभव है। जन्मजात अरोरा वाले लोग आत्मा साधना में एक सहज मार्ग और अधिक प्रतिभा का अनुभव करते हैं। लेकिन पुस्तक के अनुसार स्वर्ग निष्पक्ष है। यदि आपको लगता है कि आपको नजरअंदाज किया गया है, तो अपने स्वयं के अरोरा को जागृत करें और आसमान को चुनौती दें। तो सवाल यह है कि क्या मेरी मन की आंख जन्मजात थी या किसी और चीज ने इसे जगाया। ये पता लगाने का एक तरीका है। डायोन ने पुस्तक नीचे रख दी और अपनी आंखें बंद कर लीं, तथा अमूर्त आंतरिक दुनिया पर ध्यान केंद्रित किया।
उसकी इंद्रियों में एक सुनहरी ज्वाला सी भर गई। उसे ऐसा लग रहा था कि वह कमरे में मौजूद हर चीज को बिना अपनी आंखों के भी महसूस कर सकता है। ऐसा लग रहा था मानो यह इंद्रिय श्रेष्ठ है जिसने बाकी सभी इंद्रियों को अप्रचलित बना दिया है। सोना। जन्मजात आत्मा होने की संभावना 5 में से 1 है, लेकिन जन्मजात अरोरा, यहां तक कि 1 अरब लोगों में भी शायद एक भी ना हो। ये सुनहरा प्रकाश जो डायोन की इंद्रियों में भर गया, ये वास्तव में आत्मा की चरम प्रतिभा का प्रतीक था। डायन ने अपनी मुठ्ठियां और कस ली। उसका शरीर भले ही कमजोर था और उसकी ऊर्जा संवर्धन की प्रतिभा भले ही खराब थी, लेकिन उसकी आत्मा अपने ही तल पर खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि आखिरकार इस दुनिया में टिकने के लिए उसके पास कुछ पूंजी थी। जब डायन शांत हुआ तो उसे एहसास हुआ, किसी के ऑरोरा में सुनहरा रंग जन्मजात ऑरोरा को दर्शाता है, जबकि सफेद रोशनी जबरदस्ती जागृत ऑरोरा को दर्शाती है। तथ्य यह है कि डायन का ऑरोरा पहले से ही जागृत था। इसका मतलब था कि अकादमी में आने से पहले ही उसे ऑरोरा मिल चुका था। अब जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे लगा कि यही एकमात्र तरीका था जिससे वह अकादमी में प्रवेश पा सका। चूंकि नश्वर दुनिया और मार्शल दुनिया एक ही ग्रह पर रहते थे, इसलिए उनके बीच कुछ ढीले संबंध थे। उनकी परंपराओं में से एक ये थी कि मार्शल दुनिया में जाने के लिए इच्छुक प्रतिभागियों का परीक्षण किया जाता था। बिना सस्पेंस के सब विफल हो गया। किसी भी मनुष्य के लिए खेती की प्रतिभा के साथ पैदा होना असंभव था। इसलिए जैसे जैसे साल बीतते गए, परंपरा किसी और चीज से ज्यादा औपचारिकता बन गई। वास्तव में बहुत से लोग उन लोगों का मजाक उड़ाते थे जो प्रतिभा की इस परीक्षा को पास करने की कोशिश करते रहते थे। आखिरकार जो लोग कोशिश करने के लिए भी तैयार थे, उन्हें नीची नजर से देखा जाने लगा। ये तब तक था जब तक कि डायोन किसी तरह सैकड़ों वर्षों से चली आ रही असफलता के सिलसिले को तोड़ने में कामयाब नहीं हो गया। इन यादों को याद करते हुए डायोन आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। उसके चेहरे पर एक दुर्लभ गंभीर भाव था। क्या तुम ठीक हो, क्लारा? डायन ने गुस्से से अपना सिर हिलाया, खुद को ऐसे विचारों से मुक्त करने की कोशिश की। अपने दिमाग को साफ करके वह अपना ध्यान फिर से केंद्रित करने में कामयाब रहा। अपनी सारी उत्तेजना में डायन ये सोचना भी भूल गया था कि उसकी आत्मा किस स्तर की शक्ति तक पहुंच चुकी है। उसने शुरू में मान लिया था कि वह बस सबसे निचले स्तर पर है, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसके पास एक जन्मजात आत्मा है। जन्मजात आत्माओं के सबसे आम प्रकार वे थे जो निचले आधार चरण में पैदा हुए थे। ऐसी आत्मा के साथ पैदा होने वाले 20% लोगों में से उनमें से 90% से अधिक इस चरण में पैदा हुए होंगे। डायन को यकीन नहीं था कि वह इस 90% में से एक था या नहीं। दुर्भाग्य से डायन को अपने स्तर का आकलन करने में कठिनाई हो रही थी। ऊर्जा साधना के लिए फाउंडेशन स्टेज के विपरीत, जिसमें बहुत स्पष्ट और स्पष्ट विभाजन रेखाएं थीं, आत्मा साधना का मार्ग अधिक मनमाना प्रतीत होता था। मैं किसी अन्य विधि से अपने वास्तविक स्तर का अनुमान लगाने में सक्षम हो सकता हूं। उदाहरण के लिए, यदि कोई सरणी है जिसे केवल एक निश्चित स्तर की शक्ति के साथ ही खींचा जा सकता है। डायन ने खुद को सिर हिलाकर कहा, सैद्धांतिक रूप से यह संभव होगा। एकमात्र समस्या ये थी कि डायन को अभी तक कोई सरणी बनाना नहीं आता था। ऐसा लगा जैसे एक के बाद एक सिरदर्द हो रहा हो, मानो ये पहले से ही काफी बुरा नहीं था। अगर ऊर्जा साधना के तरीके खोजना मुश्किल था, तो आत्मा साधना के तरीके खोजना और भी मुश्किल हो जाएगा। अब मैं कैसे सुधार कर पाऊंगा? डायोन को अंततः ये समझ में आ गया था कि तेजी से पढ़ना उसके लिए आसान क्यों हो गया था। उसकी आत्मा की शक्ति बढ़ गई थी। अगर वह सही ढंग से समझ पाया तो ऐसा संभवतः इसलिए हुआ क्योंकि उसने पहले स्पीड रीडिंग तकनीक का उपयोग करके खुद को पूरी तरह से थका लिया था। सोने के बाद उसकी आत्मा स्वाभाविक रूप से विकसित हुई। ये शरीर भार प्रशिक्षण के समान अवधारणा थी, सिवाय आत्मा के। अच्छी खबर ये थी कि इससे डायन की प्रतिभा की पुष्टि हुई। बुरी खबर ये थी कि इस तरह से काम करना वास्तविक तकनीक की तुलना में बहुत धीमा था। इससे उसे एक और दुविधा का सामना करना पड़ा। डायोन की भौहें तन गईं। वह लगातार बाधाओं से टकराता रहा। 1 मिनट रुको, शायद एरे थ्योरी मुझे कुछ समय के लिए बचा सकती है। मेरा ऑरोरा शक्तिशाली है और मेरे पास 9वीं कॉमन ग्रेड तक एरे स्पष्टीकरण है, जो प्रैक्टिशनर एरे कीमियागर रैंक से बस एक कदम दूर है। यदि मैं इनमें से कुछ व्यूहरचनाओं में निपुणता प्राप्त कर लूं, तो मेरे पास अपना बचाव करने के लिए कुछ पूंजी होगी और साथ ही मैं ये भी पता लगा सकूंगा कि मेरी आत्मा किस स्तर पर है। जहां तक फोकस अकादमी का प्रश्न है, द्वितीयक व्यवसाय ग्रेड को कॉमन ग्रेड, प्रैक्टिशनर ग्रेड और अंततः मास्टर ग्रेड में विभाजित किया गया था। कॉमन ग्रेड के पेशेवर फाउंडेशनल स्टेज योद्धाओं के लिए उपयुक्त गोलियां, संरचनाएं और हथियार बनाने में सक्षम थे, बेशक पेशे के आधार पर।
प्रथम कॉमन ग्रेड प्रथम फाउंडेशनल स्टेज योद्धाओं के लिए चीजें बना सकता था और इसी तरह। इसलिए डायन ने काम करना शुरू कर दिया। दुर्भाग्य से वह ये नहीं जानता था कि आत्मा युद्ध के लिए बहुत अनुकूल नहीं थी। कई लोग इसे पूरक के रूप में इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये कभी भी युद्ध शक्ति का मुख्य स्रोत नहीं था। आत्मा बस बहुत नाजुक थी। लेकिन अगर डायोन को ये पता भी था, तो उसके पास और क्या विकल्प था। जैसे ही उन्होंने मार्शल दुनिया पर अपनी पहली पुस्तक पढ़ी, डायोन ने पहले से ही यह निर्णय ले लिया था कि वह एक ऐसा विशेषज्ञ बनेगा जो हमेशा के लिए मायावी हो जाएगा और सभी 3 मार्शल सिद्धांतों का अभ्यास करेगा: शरीर, आत्मा और ऊर्जा। मूल रूप से उनकी योजना पारंपरिक ऊर्जा पद्धति से शुरू करने की थी। क्योंकि शरीर और आत्मा साधक भारी अल्पसंख्यक थे, इसलिए उन्होंने स्वीकार किया था कि यह तभी यथार्थवादी होगा जब वह ऊर्जा से शुरू करेंगे। लेकिन अब सब कुछ अलग था। वह उस पागल योजना पर काम शुरू नहीं कर सकता था जिसे उसने अपने दिमाग में दबा रखा था। ने कहा कि डायन को कोई नुकसान नहीं हुआ। अनजाने में ऊर्जा साधना के मार्ग को अनदेखा करके वह खुद की मदद कर रहा था। एक आदर्श मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए आपको एक आदर्श आधार के साथ शुरुआत करनी होगी। लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ प्रतिभा का क्षरण होता जाता है। आधार चरण का उद्देश्य आपके शरीर को साधना के उच्चतर चरणों से ऊर्जा के अधिक रूपों को स्वीकार करने के लिए तैयार करना था। लेकिन चूंकि लोगों की मार्शल प्रतिभा उम्र बढ़ने के साथ कम होती गई, इसलिए अधिकांश लोगों को अपने शरीर के पूरी तरह परिपक्व होने से पहले ही साधना शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसका परिणाम ये हुआ कि उनकी नींव उतनी मजबूत नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। ये खेती के दौरान उच्च मार्शल प्रतिभा होने का दुर्भाग्यपूर्ण सौदा था। वास्तव में बड़े संप्रदायों और अकादमियों के लोग विदेशी फलों और गोलियों से इन दोषपूर्ण नींव को आंशिक रूप से ठीक कर सकते हैं। वे दोनों जल्दी ही खेती करना शुरू कर देंगे और अपने युवा शरीर की कमी को पूरा करने के लिए इन फलों का सेवन करेंगे। लेकिन वे कभी भी वह संपूर्ण व्यक्तित्व नहीं बन पाएंगे जो वे बन सकते थे। जैसा कि कहा गया है, एक और समूह भी मौजूद था। सच्चे प्रतिभाशाली लोग खुद पर विश्वास करते थे। उन्होंने अपनी इच्छाशक्ति को संयमित किया, द्वितीयक व्यवसायों और साधना की अपनी समझ को गहरा किया, अपनी आभा में गहराई से उतर गए और साधना के बिना युद्ध की अपनी समझ को तेज किया। इन प्रतिभाशाली लोगों ने 13 या उससे अधिक उम्र तक ऊर्जा साधना शुरू नहीं की। कुछ ने तो 18 साल की उम्र में शारीरिक परिपक्वता के अपने चरम स्तर पर पहुंचने तक भी नहीं की। जिन लोगों ने 18 वर्ष की आयु तक अपने शरीर के परिपक्व होने तक प्रतीक्षा की, वे मार्शल दुनिया के सबसे महान प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। जबकि एक नश्वर 5 वर्षीय और एक नश्वर 18 वर्षीय के बीच की ताकत मार्शल कलाकारों को नगण्य लग सकती है, केवल अज्ञानी ही ऐसा सोचेंगे। साधना आपके आधार के आधार पर घातीय वृद्धि के बारे में है, यहाँ तक कि मामूली बेहतर आधार भी मार्शल कलाकारों के बीच बड़े पैमाने पर ताकत के अंतर को जन्म देगा। यदि आप इसे उन विशेष शारीरिक बनावट के साथ जोड़ते हैं जिनके साथ ये प्रतिभाशाली लोग पैदा हुए थे, तथा उन संयमों के साथ जो नश्वर शरीर को सीमा तक धकेलते हैं, तो इन धैर्यवान प्रतिभाशाली लोगों का शिखर सामान्य लोगों के लिए अपराजय है। डायन ने अनजाने में ही एक ऐसे क्षेत्र में कदम रख दिया था जिसमें केवल मार्शल दुनिया के शीर्ष स्तर के प्रतिभाशाली लोग ही शामिल होने की कोशिश कर सकते थे। लेकिन समस्या ये थी कि उन प्रतिभाशाली लोगों के पास अधिक संप्रदाय और कबीले थे जो उनका समर्थन कर रहे थे, जबकि डायन केवल खुद पर भरोसा कर सकता था। और यहीं से एरेकीमिया उसकी उम्मीद बन गई। इससे न केवल उसे अपने अरोरा की वजह से अपनी इच्छाओं को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे उसे वह पैसा भी मिलेगा जिसकी उसे अपने शरीर को चरम रूप में लाने और अपनी कमजोर नश्वर परवरिश की भरपाई करने के लिए जरूरत होगी। कितना रोचक है! ऊर्जा साधना में सर्वोत्तम आधार तक पहुंचने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि यही बात आत्मा और शरीर साधना के लिए भी सत्य है। डायन की आंखों में चमक देखी जा सकती थी क्योंकि वह लालच से लिब्रो द्वारा उधार दी गई सभी पुस्तकों को पढ़ रहा था। जब तक वह समाप्त हुआ, तब तक उसके कमरे में एक बार चमकीला नीला अंधेरा हो गया था और वह अब झील की सतह तक नहीं देख पा रहा था। उस समय तक डायन को पूरी तरह से यकीन हो चुका था। उसकी आत्मा किसी तरह फाउंडेशन स्टेज के शिखर पर पहुंच चुकी थी, कुछ ऐसा जो फोकस अकादमी के बुजुर्गों को चौंका देगा अगर उन्हें इसके बारे में पता चले। लेकिन अच्छी खबर के बावजूद उसके चेहरे अरे अगर एक सरणी को स्थापित करने का सामान्य समय अधिकांश के लिए कई घंटों से अधिक है, तो मैं खुद को कैसे सुरक्षित रख सकता हूं? डायोन को ये पता लगाने में केवल एक दिन लगा कि आत्मा साधक युद्ध में इतने कमजोर क्यों होते हैं। कोई भी बैठकर आपके द्वारा अपनी एरे बनाने का इंतजार नहीं करने वाला था।
कई एरे को पूरा करने के लिए विशेष सामग्रियों की जरूरत थी, खास तौर पर बड़े पैमाने पर। जहां तक उन एरे की बात है जिन्हें किसी भी सामग्री की जरूरत नहीं थी, वे हमेशा उन एरे की तुलना में बहुत कमजोर थे जिन्हें उनसे बनाया जा सकता था। मामले को बदतर बनाने के लिए भले ही व्यूह रचना को सामग्री की आवश्यकता न हो, यह न केवल कमजोर होगी, बल्कि इससे इस तथ्य में कोई बदलाव नहीं आएगा कि इसके लिए आवश्यक समय अभी भी युद्ध में उपयोग के लिए बहुत लंबा होगा। ये हास्यास्पद है। हर बार जब मुझे लगता है कि मेरे पास कोई समाधान है, तो एक नई समस्या सामने आ जाती है। युद्ध के दौरान कोई सरणी स्थापित करने के लिए मेरा इंतजार कौन करेगा? मैं तकनीकी रूप से उन्हें पहले से ही सेट कर सकता था, लेकिन इससे बहुत सारे चर हो जाते हैं। साथ ही वे समय के साथ खत्म हो जाते हैं। मेरे जन्मजात ऑरोरा के कारण मेरा सामान्य से अधिक समय तक चल सकता है, लेकिन यह अभी भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा। अगर मैं युद्ध में भाग गया तो यह मेरी मृत्यु होगी। मैंने पाया कि यह विभाजित मन तकनीक मददगार हो सकती है, लेकिन ये समय को पर्याप्त रूप से कम नहीं करती है। लेकिन इस बार डायन ने खुद को निराश नहीं होने दिया। उसने मानव दुनिया में कई चीजें बनाई थीं। यही कारण था कि स्तंभ परिवार के नेताओं को पता था कि वे युद्ध शुरू किए बिना उसे खुलेआम नहीं मार सकते। होवरिंग बोर्ड, सुरक्षात्मक डिस्क, सफाई की गोली, ये सभी उसकी अपनी विचारधारा से बनी रचनाएं थीं। इसलिए अब उसे बस इसे फिर से करना था। ये जानकारी की कमी की समस्या नहीं थी, बल्कि इस बार उसके पास वह सारी जानकारी थी जिसकी उसे जरूरत थी। उसे बस उसे हेरफेर करने का एक नया तरीका खोजने की जरूरत थी। ये वही था जो डायन ने सबसे अच्छा किया। क्या सच में डायन, आप लाखों सालों से चली आ रही विचारधारा में एक नई शाखा शुरू करने जा रहे हैं? आप बहुत साहसी हैं, डायोन ने अपने आप से कहा, जबकि उसके चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि वह खुद को डांट रहा है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। एरे जटिल और अमूर्त हो सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर प्रोग्राम से ज्यादा नहीं। ये सिर्फ आदेशों की एक जटिल श्रृंखला है जो मेरे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले माध्यम से अलग माध्यम से लिखी जाती है। जैसे कुछ कोड दूसरों की तुलना में अधिक कुशल होते हैं, मैं उन सरणियों पर फिर से काम कर सकता हूं जो अत्यधिक जटिल भाषा में लिखी गई हैं और उन्हें सरल बना सकता हूं। जैसे केवल थीसिस के साथ एक निबंध लिखना या केवल एक शब्द के साथ एक वाक्य लिखना। सामान्य भाषा के संदर्भ में ये हास्यास्पद लग सकता है, लेकिन जब कोडिंग की बात आती है तो ऐसा हमेशा होता है। एक अनुभवहीन और कम प्रतिभावान कोडर को जो काम 100 लाइन में लिखना पड़ता है, उसे एक सच्चा अभिजात वर्ग सिर्फ 10 लाइन में कर सकता है। डायन ने चिंतन में अपनी आंखें बंद कर लीं। वह जानता था कि यह मुश्किल होगा, और वह स्पष्ट रूप से हर सरणी संरचना के साथ ऐसा नहीं कर सकता था। जैसे जैसे उसकी आत्मा के साथ साथ उसका ऑरोरा भी मजबूत होता जाएगा, वह अधिक जटिल सरणियों को तेजी से बनाने में सक्षम हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए उसे सरल सरणियों पर ध्यान केंद्रित करना था ताकि गति सुनिश्चित की जा सके। बुरी खबर ये थी कि इसका मतलब ये था कि डायन टियर 9 कॉमन ग्रेड एरे नहीं खींच पाएगा, इस तथ्य के बावजूद कि उसकी आत्मा ऐसा करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी। लेकिन वह हर लड़ाई नहीं जीत सकता था, है ना? हर चीज में कुछ न कुछ देना लेना होता है। अगर डायन को अब गति चाहिए तो उसे अपनी ताकत छोड़नी होगी। यही एकमात्र तरीका था जिससे वह खुद को बचा सकता था। युद्ध में सक्षम होने के लिए मुझे अपने मन की आंखों से व्यूह रचना को चित्रित करने और इसे सेकंड के अंशों में डालने में सक्षम होना चाहिए। अगर मुझे याद है कि लिटिल, मेरा मतलब है कि बिग एवा ने अपनी चाबुक को कितनी तेजी से मारा, तो मुझे कम से कम उस तरह की किसी चीज पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम होना चाहिए। अगर दूसरे लोग डायन के विचार सुनते तो उन्हें लगता कि वह पागल है। एवा सिर्फ ऊपरी वर्ष की छात्रा नहीं थी, वह उनमें से एक कुलीन छात्रा थी। पहले वर्ष में ऐसी उपलब्धि हासिल करने की उम्मीद करना, खैर, ये हास्यास्पद था। हालांकि डायोन का दिमाग लगातार उथल पुथल होता रहा। आश्चर्यजनक रूप से ऐसे कई उपकरण हैं जिनके साथ मैं ये कार्य कर सकता हूँ, लेकिन आइए 3 उपकरणों से शुरू करते हैं, एक रक्षात्मक सरणी, एक प्रवर्धन सरणी और एक कठोर सरणी। मैं अभी उनके टियर 1 कॉमन ग्रेड वर्जन पर ध्यान केंद्रित करूंगा, फिर आगे की ओर काम करूंगा, नींव रखूंगा, फिर निर्माण करूंगा। ये सबसे अच्छा कोड बनाने का तरीका है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं उन्हें स्टैक करके उनकी शक्ति की कमी को पूरा कर सकता हूं। डिफेंसिव एरे के साथ मैं कुछ अतिरिक्त बचाव कर पाऊंगा, और अगर मैं उन्हें सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल करता हूं तो जरूरत पड़ने पर हवा में कदम रखकर बच सकता हूं। एम्पलीफिकेशन एरे के साथ मैं अपनी गति और शक्ति बढ़ा सकता हूं,
लेकिन चूंकि यह मेरे शरीर की स्थायित्व द्वारा सीमित होगा, इसलिए मुझे अपनी हड्डियों और मांसपेशियों पर तनाव कम करने के लिए हार्डनिंग एरे का उपयोग करना होगा। डायोन का मानना था कि इन तीनों का त्रिगुण संयोजन उसे युद्ध में आवश्यक लचीलापन प्रदान करेगा। डायन ने सरनी को सरल बनाने का प्रयास करने से पहले जो पहला काम किया, वह था कागज की बड़ी शीट निकालना और उन्हें खींचना। प्रत्येक स्ट्रोक के माध्यम से तीव्रता और इरादे में परिवर्तन को पूर्ण करने से पहले उन्होंने कई बार प्रयास किया। जब तक वह समाप्त हुआ, सूर्य आसमान में चढ़ चुका था और आश्चर्यजनक रूप से वह थका नहीं था। लगता है मेरी बढ़ी हुई आत्मिक शक्ति के कुछ अतिरिक्त लाभ भी हैं, डायोन ने मुस्कुराते हुए सोचा। डायन ने दीवारों पर कागज की 3 बड़ी शीटें टंगी देखी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभरी और उसकी आंखों में ज्ञान की चमक आ गई। डायोन की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी क्योंकि वह कुछ और सोच रहा था। मार्शल वर्ल्ड में सिर्फ एक ही नियम था, बस एक नियम जो हर चीज को तय करता था, सब कुछ पूर्ण शक्ति या पूर्ण सहानुभूति से। यह फोकस अकादमी का मंत्र था और यह पंक्ति डायन के साथ चिपकी रही। अब जब वह अपनी ताकत को समझने की कगार पर था, तो इसे याद करना वाकई बहुत कुछ बयां कर रहा था। डायन ने अपनी आंखों में एक रहस्यमयी चमक के साथ कहा, उस स्थिति में मैं अपनी ताकत से उन चीजों को हासिल कर लूंगा जो मैं चाहता हूं। उसने अपनी अंधेरी खिड़की से बीच के खंभे की ओर देखा। सहानुभूति, क्या वह डायोन था सच्चारो, एक आदमी जो ऐसी चीज के लिए इंतजार करेगा? पहले मैं तुम्हारे सारे पैसे ले लूंगा, फिर मैं तुम्हारी प्रतिबंधित लाइब्रेरी में घुस जाऊंगा क्योंकि वहां कोई नियम नहीं है ना? फिर मैं तुम्हारे तथाकथित प्रतिभाशाली लोगों को मार डालूंगा। मैं तुम्हारे स्कूल को उल्टा पुल्टा कर दूंगा और जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे कुचल दूंगा। कोई कभी नहीं सोच सकता कि डायन एक बच्चा था जो नश्वर दुनिया में पला बड़ा था। वह हत्या के बारे में ऐसे बात करता था जैसे कि यह कोई आम काम हो। एक दिन ऐसा करने का ख्याल भी उसे परेशान नहीं करता था। ऐसा लग रहा था जैसे इस स्कूल की दीवारें उसके चारों ओर ढह जाएंगी, लेकिन ये तो समय ही बताएगा कि कौन किसको कुचलेगा। उनके लिए ये स्थान एक कदम के अलावा कुछ नहीं था। खिड़कियां कराह उठीं, जैसे कमरे में एक ठंडी हत्या की मंशा भर गई हो। उसकी आंखों में शैतानी भाव था। हवा भारी थी और वातावरण अंधेरा था। फिर ये सब गायब हो गया। डायन के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कान दिखाई दी जब उसने खुद को वापस अपने हथियारों की ओर केंद्रित किया। मुझे लगता है कि मैं सरनी कीमिया का यह नया रूप होगा, स्पीडरिंग। डायोन ने हल्की हंसी के साथ कहा। अपनी कलाई के एक झटके से उसने अपनी दीवारों को पागलों की तरह गणनाओं से भरना शुरू कर दिया। डायन अपने कमरे से अपने क्लासिक स्वेटशर्ट और टी पहनकर बाहर निकला। जब वह गलियारे से गुजर रहा था, तो उसके फ्लिप फ्लॉप की क्लिकिंग उसके पीछे पीछे आ रही थी। उसने आसानी से उन अजीब नजरों को नजरअंदाज कर दिया जो उसे मिल रही थीं। पाटिया नेवा स्तंभ के पुस्तकालय की ओर एक छोटे से कोने में होना चाहिए। हास्यास्पद। सामान्य स्तंभ गुटों के पास खुद के लिए एक पूरी मंजिल होती है, शायद कई मंजिलें भी, लेकिन उन्हें एक छोटा सा कोना मिलता है। डायन लाइब्रेरी में गया और हमेशा की तरह बड़ी डेस्क और बड़ा काला मॉनिटर ढूंढने लगा। जैसे ही वह उसके पास से गुजरने वाला था, मॉनिटर चालू होने के साथ ही एक फ्लैश उसकी आंखों में चमक गया। मैं सोच रहा था कि क्या तुम मर चुके हो, तुम्हें पता है? लिब्रो ने अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा। मुझे मर गए? कभी नहीं। डायोन मुस्कुराया, इसके अलावा अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं। क्या तुम्हें मेरी बहुत याद आई? कुछ दिन, लगभग 3 सप्ताह हो गए हैं। आप वाकई इससे बाहर हो गए होंगे। डायोन शुरू हुआ, 3 सप्ताह। क्या मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा समय तक सोया? कौन जानता है कि मेरी आत्मा को इस तरह से बेहतर होने में कितना समय लगा? यही एकमात्र स्पष्टीकरण लगता है, अन्यथा संभवतः इसमें इतना समय नहीं लगता। डायोन जल्दी ही ठीक हो गया। शायद मैं ये पता लगाने में व्यस्त था कि आपने मुझे जो अधूरी तकनीक दी थी उसे कैसे पूरा किया जाए। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। आप दिलचस्प है, ऐसा लगता है कि मैंने आपको एक बार फिर कम करके आंका है। लिब्रो ने अपना सिर हिलाया। उसे ऐसे राक्षस को कोई सीमा नहीं देनी चाहिए। बेशक उसे एहसास हो गया होगा कि तकनीक अधूरी थी। अगर उसने इसके बारे में सोचा होता तो यह एक सरल निष्कर्ष होता। आपको आश्चर्य होगा कि अब मैं कितना कुशल हो गया हूं। अगर मैं अपनी चेतना फैलाऊं तो मैं एक समय में कई किताबें तेजी से पढ़ सकता हूं। अपनी चेतना को फैलाओ। लिब्रो ने भ्रम में डायोन को देखा, इससे पहले कि अचानक उसे एहसास हुआ, सहज अरोरा। छठी इंद्री, राक्षस। इतनी जल्दी छठी इंद्री प्राप्त करने का यही एकमात्र तरीका था। शायद डायन को पता भी नहीं था कि वह क्या कह रहा था।
आमतौर पर सिक्स्थ सेंस केवल उसके बाद ही प्रकट होती है। लिब्रो ने अपना सिर हिलाया, वह इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। लेकिन ये युवक अभी भी बहुत भोला है। अगर वह अपनी क्षमताओं का इस तरह से प्रदर्शन करता रहेगा तो इसके दो ही संभावित परिणाम होंगे। या तो उसे पागल करार दे दिया जाएगा या फिर उसे प्रयोगशाला के चूहे की तरह चीर-फाड़ कर मार दिया जाएगा। लिब्रो को यह नहीं पता था कि डायोन के व्यक्तित्व को देखते हुए, भले ही उसे पता हो कि उसकी क्षमताएं कितनी दुर्लभ हैं, वह शायद उनका और भी अधिक प्रदर्शन करेगा। इससे पहले कि लिब्रो दोबारा बोल पाती, डायोन ने पहले ही अलविदा कह दिया था और डेस्क के ऊपर से छलांग लगा दी थी। वह डेस्क के चारों ओर घूमने के लिए भी बहुत आलसी था। लाइब्रेरी के दूसरे कोने में चलते हुए लिब्रो को एक दरवाजा मिला जिसके ऊपर एक घिसा पिटा बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था एरे अल्केमी फैक्शन। उसने हल्के से दस्तक दी और धैर्यपूर्वक इंतजार किया। कुछ समय बीत गया, इसलिए डायोन ने दोबारा दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, दरवाजा खुल गया। एक अस्त-व्यस्त आदमी दिखाई दिया जिसने एक घिसा पिटा लाल बुजुर्ग का लबादा पहना हुआ था। उसके बाल अस्त-व्यस्त थे और कुछ जगहों पर काले हो गए थे, लेकिन आप मुश्किल से ही उस जले हुए हिस्से को सामान्य भूरे बालों से अलग पहचान सकते थे। उसकी दाढ़ी बहुत बड़ी थी, लेकिन किसी तरह से लंबी नहीं थी। उसके बालों के साथ ऐसा लग रहा था जैसे उसका चेहरा जले हुए बालों के गोले में घिरा हुआ हो। अगर आप वाकई ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि वह दिखने में जितना युवा था, उससे कहीं ज्यादा युवा था। लेकिन उसका स्वभाव एक बूढ़े सन की व्यक्ति जैसा था, भले ही वह 30 साल से ज्यादा बड़ा न रहा हो। एली, तुम लंबे हो गए हो। मुझे लगा कि तुम पहले से ही यहाँ हो। ओह, डायन के चेहरे पर एक अजीब भाव था जब उसने उस आदमी को देखा जिसे उसने सरनी कीमिया गुट का प्रमुख माना था। नहीं, वरिष्ठ, मैं डायन हूँ। मैं शामिल होने आया हूँ। ज्वाइन करें। बुजुर्ग के चेहरे पर एक अविश्वसनीय भाव उभरा। लगभग ऐसा लगा जैसे उसने कभी इतनी हास्यास्पद बात नहीं सुनी हो। लेकिन वह जल्दी से संभल गया। 2 प्रथम वर्ष के छात्र शामिल होना चाहते हैं। ये स्वर्ग से आशीर्वाद होना चाहिए। आओ आओ, मुझे इतने लंबे समय से मदद की जरूरत है। डायोन ने बड़े बुजुर्ग के पीछे जाने से पहले अजीब तरह से अपने सिर के पीछे खुजलाया। लगता है कि एरे कीमियागर गुट को मेरी सोच से भी ज्यादा मदद की जरूरत है। गुट के अंदर कागज, स्याही और उखड़े हुए पौधों का ढेर था। कमरा डायन के कमरे से लगभग 2 गुना बड़ा था, लेकिन पूरे गुट के लिए ये फीका लग रहा था। कोने में डायन ने एक दुबला पतला लड़का पाया जो मुरझाए हुए पौधों से बीज उठाकर उन्हें एक टोकरी में डाल रहा था। डायन को ये जानने के लिए ज्यादा अनुमान लगाने की जरूरत नहीं थी कि यह युवक एली ही था जिसका जिक्र उस अजीब बुजुर्ग ने किया था। डायन सिर्फ कल्पना कर सकता था कि एली ने उसे इस दुबले पतले लड़के के साथ कैसे भ्रमित किया, जबकि वे दोनों अभी एक ही कमरे में साथ थे। एली ने अपने माथे से पसीना पोंछा और फिर ऊपर देखा। उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। वह पूरी तरह से हैरान था कि कोई और व्यक्ति वास्तव में यहाँ दिखाई देगा। ऐसा लग रहा था कि उसे इस जगह पर आने के लिए धोखा नहीं दिया गया था और वह वास्तव में जानता था कि उसने खुद को किस मुसीबत में डाल लिया है। डायन मुस्कुराया। कितना अजीब गुट है। छात्र यहाँ है, लेकिन बड़े को दरवाजा मिल गया। शायद मुझे यहाँ अच्छा लगे। मैं यहाँ आपकी हर संभव मदद करने के लिए हूँ। एल्डर, ओह सॉरी सीनियर, मुझे आपका नाम याद नहीं है। बुजुर्ग ने अपने नोट्स पर नजर डालते हुए हाथ हिलाया। मुझे बुजुर्ग मत कहो। तुम मुझे सिर्फ अंकल आइल कह सकते हो। एली मुझे इसी नाम से पुकारता है। डायोन ने आदरपूर्वक हाथ जोड़े। आपसे मिलकर खुशी हुई अंकल। उद्धरण चिन्ह। डायोन एली की ओर मुड़ा और हाथ बढ़ाया। नमस्ते, आप मुझे डायोन कह सकते हैं। एली ने कुछ शर्मीलेपन से हाथ आगे बढ़ाया। जब उसे एहसास हुआ कि उसकी हथेली स्याही और पौधों के रस से भरी हुई है, तो वह घबरा गया, लेकिन डायन को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने एलिट के पीछे हटने से पहले ही उसे पकड़ लिया। डायोन मुस्कुराया। हम दोनों पुरुष हैं, ऐसी छोटी छोटी बातों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एली ने शर्म से मुस्कुराते हुए कहा। अगर डायन को ज्यादा जानकारी नहीं होती तो वह सोचता कि एली छद्मवेश में एक लड़की है। लेकिन अपनी नई नई छठी इंद्री के साथ वह निश्चित था कि यह कोई सुंदरी नहीं थी। डायोन ने ठहाका लगाया। उसे इस बात से कोई ऐतराज नहीं था कि एली इतना संकोची था। डायन एक ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा अपनी पहली प्रवृत्ति के अनुसार काम करता था। वह जो चाहता था वही करता था, जो चाहता था उससे नफरत करता था और जो उसकी कमर चाहती थी उससे प्यार करता था। कम से कम उसे यही सोचना पसंद था। किसी भी तरह से एली का शुद्ध स्वभाव उसे काफी पसंद आया।
शायद यह उस कठोर वास्तविकता के कारण था जो इस अकादमी ने उसे तब से थपथपाई थी जब से वह यहाँ आया था, लेकिन उसे बिना किसी योजना के व्यक्ति का विचार पसंद आया। हाँ, तुम मुझे एली कह सकते हो, एली ने आवाज लगाई। हालांकि वह तुरंत शर्मिंदा हो गया क्योंकि अंकल एल ने पहले ही उसका परिचय करा दिया था। डायोन हंसा, बिल्कुल भी बुरा न मानते हुए। डायन की ओर देखा, उस समय उनकी नज़र आश्चर्यजनक रूप से स्पष्ट थी। उनके मूल नारी स्वभाव की तुलना में यह एक आश्चर्यजनक विरोधाभास था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या ये युवक वास्तव में जानता है कि इस गुट में शामिल होने का क्या मतलब है। अरे, अगर एक सरणी को स्थापित करने का सामान्य समय अधिकांश के लिए कई घंटों से अधिक है, तो मैं खुद को कैसे सुरक्षित रख सकता हूँ। डायोन को ये पता लगाने में केवल एक दिन लगा कि आत्मा साधक युद्ध में इतने कमजोर क्यों होते हैं। कोई भी बैठकर आपके द्वारा अपनी एरे बनाने का इंतजार नहीं करने वाला था। कई एरे को पूरा करने के लिए विशेष सामग्रियों की जरूरत थी, खास तौर पर बड़े पैमाने पर। जहां तक उन एरे की बात है जिन्हें किसी भी सामग्री की जरूरत नहीं थी, वे हमेशा उन एरे की तुलना में बहुत कमजोर थे जिन्हें उनसे बनाया जा सकता था। मामले को बदतर बनाने के लिए, भले ही व्यूह रचना को सामग्री की आवश्यकता न हो, यह न केवल कमजोर होगी, बल्कि इससे इस तथ्य में कोई बदलाव नहीं आएगा कि इसके लिए आवश्यक समय अभी भी युद्ध में उपयोग के लिए बहुत लंबा होगा। ये हास्यास्पद है। हर बार जब मुझे लगता है कि मेरे पास कोई समाधान है, तो एक नई समस्या सामने आ जाती है। युद्ध के दौरान कोई सरणी स्थापित करने के लिए मेरा इंतजार कौन करेगा? मैं तकनीकी रूप से उन्हें पहले से ही सेट कर सकता था, लेकिन इससे बहुत सारे चर हो जाते हैं। साथ ही वे समय के साथ खत्म हो जाते हैं। मेरे जन्मजात ऑरोरा के कारण मेरा सामान्य से अधिक समय तक चल सकता है, लेकिन यह अभी भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा। अगर मैं युद्ध में भाग गया तो यह मेरी मृत्यु होगी। मैंने पाया कि यह विभाजित मन तकनीक मददगार हो सकती है, लेकिन यह समय को पर्याप्त रूप से कम नहीं करती है। लेकिन इस बार डायन ने खुद को निराश नहीं होने दिया। उसने मानव दुनिया में कई चीजें बनाई थीं, यही कारण था कि स्तंभ परिवार के नेताओं को पता था कि वे युद्ध शुरू किए बिना उसे खुलेआम नहीं मार सकते। होवरिंग बोर्ड, सुरक्षात्मक डिस्क, सफाई की गोली, ये सभी उसकी अपनी विचारधारा से बनी रचनाएं थीं। इसलिए अब उसे बस इसे फिर से करना था। ये जानकारी की कमी की समस्या नहीं थी, बल्कि इस बार उसके पास वह सारी जानकारी थी जिसकी उसे जरूरत थी। उसे बस उसे हेरफेर करने का एक नया तरीका खोजने की जरूरत थी। ये वही था जो डायन ने सबसे अच्छा किया। क्या सच में डायन, आप लाखों सालों से चली आ रही विचारधारा में एक नई शाखा शुरू करने जा रहे हैं? आप बहुत साहसी हैं, डायोन ने अपने आप से कहा, जबकि उसके चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि वह खुद को डांट रहा है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। एरे जटिल और अमूर्त हो सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर प्रोग्राम से ज्यादा नहीं। ये सिर्फ आदेशों की एक जटिल श्रृंखला है जो मेरे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले माध्यम से अलग माध्यम से लिखी जाती है। जैसे कुछ कोड दूसरों की तुलना में अधिक कुशल होते हैं, मैं उन सरणियों पर फिर से काम कर सकता हूं जो अत्यधिक जटिल भाषा में लिखी गई हैं और उन्हें सरल बना सकता हूं। जैसे केवल थीसिस के साथ एक निबंध लिखना या केवल एक शब्द के साथ एक वाक्य लिखना। सामान्य भाषा के संदर्भ में ये हास्यास्पद लग सकता है, लेकिन जब कोडिंग की बात आती है तो ऐसा हमेशा होता है। एक अनुभवहीन और कम प्रतिभावान कोडर को जो काम 100 लाइन में लिखना पड़ता है, उसे एक सच्चा अभिजात वर्ग सिर्फ 10 लाइन में कर सकता है। डायन ने चिंतन में अपनी आंखें बंद कर लीं। वह जानता था कि यह मुश्किल होगा, और वह स्पष्ट रूप से हर सरणी संरचना के साथ ऐसा नहीं कर सकता था। जैसे जैसे उसकी आत्मा के साथ साथ उसका ऑरोरा भी मजबूत होता जाएगा, वह अधिक जटिल सरणियों को तेजी से बनाने में सक्षम हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए उसे सरल सरणियों पर ध्यान केंद्रित करना था ताकि गति सुनिश्चित की जा सके। बुरी खबर ये थी कि इसका मतलब ये था कि डायन टियर 9 कॉमन ग्रेड एरे नहीं खींच पाएगा, इस तथ्य के बावजूद कि उसकी आत्मा ऐसा करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी। लेकिन वह हर लड़ाई नहीं जीत सकता था, है ना? हर चीज में कुछ न कुछ देना लेना होता है। अगर डायन को अब गति चाहिए तो उसे अपनी ताकत छोड़नी होगी। यही एकमात्र तरीका था जिससे वह खुद को बचा सकता था। युद्ध में सक्षम होने के लिए मुझे अपने मन की आंखों से व्यूह रचना को चित्रित करने और इसे सेकंड के अंशों में डालने में सक्षम होना चाहिए। अगर मुझे याद है कि लिटिल, मेरा मतलब है कि बिग एवा ने अपनी चाबुक को कितनी तेजी से मारा, तो मुझे कम से कम उस तरह की किसी चीज पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम होना चाहिए। अगर दूसरे लोग डायन के विचार सुनते तो उन्हें लगता कि वह पागल है। एवा सिर्फ ऊपरी वर्ष की छात्रा नहीं थी, वह उनमें से एक कुलीन छात्रा थी।
पहले वर्ष में ऐसी उपलब्धि हासिल करने की उम्मीद करना। खैर, ये हास्यास्पद था। हालांकि डायोन का दिमाग लगातार उथल-पुथल होता रहा। आश्चर्यजनक रूप से ऐसे कई उपकरण हैं जिनके साथ मैं ये कार्य कर सकता हूँ, लेकिन आइए 3 उपकरणों से शुरू करते हैं। एक रक्षात्मक सरणी, एक प्रवर्धन सरणी और एक कठोर सरणी। मैं अभी उनके टियर 1 कॉमन ग्रेड वर्जन पर ध्यान केंद्रित करूंगा, फिर आगे की ओर काम करूंगा। नींव रखूंगा, फिर निर्माण करूंगा। ये सबसे अच्छा कोड बनाने का तरीका है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं उन्हें स्टैक करके उनकी शक्ति की कमी को पूरा कर सकता हूं। डिफेंसिव एरे के साथ मैं कुछ अतिरिक्त बचाव कर पाऊंगा और अगर मैं उन्हें सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल करता हूं तो जरूरत पड़ने पर हवा में कदम रखकर बच सकता हूं। एम्पलीफिकेशन एरे के साथ मैं अपनी गति और शक्ति बढ़ा सकता हूं, लेकिन चूंकि यह मेरे शरीर की स्थायित्व द्वारा सीमित होगा, इसलिए मुझे अपनी हड्डियों और मांसपेशियों पर तनाव कम करने के लिए हार्डनिंग एरे का उपयोग करना होगा। डायोन का मानना था कि इन तीनों का त्रिगुण संयोजन उसे युद्ध में आवश्यक लचीलापन प्रदान करेगा। डायन ने सरणी को सरल बनाने का प्रयास करने से पहले जो पहला काम किया, वह था कागज की बड़ी शीट निकालना और उन्हें खींचना। प्रत्येक स्ट्रोक के माध्यम से तीव्रता और इरादे में परिवर्तन को पूर्ण करने से पहले उन्होंने कई बार प्रयास किया। जब तक वह समाप्त हुआ, सूर्य आसमान में चढ़ चुका था और आश्चर्यजनक रूप से वह थका नहीं था। लगता है मेरी बढ़ी हुई आत्मिक शक्ति के कुछ अतिरिक्त लाभ भी हैं, डायोन ने मुस्कुराते हुए सोचा। डायन ने दीवारों पर कागज की 3 बड़ी शीटें टंगी देखी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभरी और उसकी आंखों में ज्ञान की चमक आ गई। डायोन की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी क्योंकि वह कुछ और सोच रहा था। मार्शल वर्ल्ड में सिर्फ एक ही नियम था, बस एक नियम जो हर चीज को तय करता था, सब कुछ पूर्ण शक्ति या पूर्ण सहानुभूति से। यह फोकस अकादमी का मंत्र था और यह पंक्ति डायन के साथ चिपकी रही। अब जब वह अपनी ताकत को समझने की कगार पर था, तो इसे याद करना वाकई बहुत कुछ बयां कर रहा था। डायन ने अपनी आंखों में एक रहस्यमयी चमक के साथ कहा, उस स्थिति में मैं अपनी ताकत से उन चीजों को हासिल कर लूंगा जो मैं चाहता हूं। उसने अपनी अंधेरी खिड़की से बीच के खंभे की ओर देखा। सहानुभूति, क्या वह डायन था? सचारो, एक आदमी जो ऐसी चीज के लिए इंतजार करेगा। पहले मैं तुम्हारे सारे पैसे ले लूंगा, फिर मैं तुम्हारी प्रतिबंधित लाइब्रेरी में घुस जाऊंगा क्योंकि वहां कोई नियम नहीं है ना? फिर मैं तुम्हारे तथाकथित प्रतिभाशाली लोगों को मार डालूंगा। मैं तुम्हारे स्कूल को उल्टा पुल्टा कर दूंगा और जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे कुचल दूंगा। कोई कभी नहीं सोच सकता कि डायन एक बच्चा था जो नश्वर दुनिया में पला बड़ा था। वह हत्या के बारे में ऐसे बात करता था जैसे कि यह कोई आम काम हो। एक दिन ऐसा करने का ख्याल भी उसे परेशान नहीं करता था। ऐसा लग रहा था जैसे इस स्कूल की दीवारें उसके चारों ओर ढह जाएंगी, लेकिन ये तो समय ही बताएगा कि कौन किसको कुचलेगा। उनके लिए ये स्थान एक कदम के अलावा कुछ नहीं था। खिड़कियां कराह उठीं, जैसे कमरे में एक ठंडी हत्या की मंशा भर गई हो। उसकी आंखों में शैतानी भाव था। हवा भारी थी और वातावरण अंधेरा था। फिर ये सब गायब हो गया। डायन के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कान दिखाई दी जब उसने खुद को वापस अपने हथियारों की ओर केंद्रित किया। मुझे लगता है कि मैं सरनी कीमिया का यह नया रूप होगा, स्पीडरेंग। डायोन ने हल्की हंसी के साथ कहा। अपनी कलाई के एक झटके से उसने अपनी दीवारों को पागलों की तरह गणनाओं से भरना शुरू कर दिया। डायन अपने कमरे से अपने क्लासिक स्वेटशर्ट और टी पहनकर बाहर निकला। जब वह गलियारे से गुजर रहा था तो उसके फ्लिप फ्लॉप की क्लिकिंग उसके पीछे पीछे आ रही थी। उसने आसानी से उन अजीब नजरों को नजरअंदाज कर दिया जो उसे मिल रही थी। पाटिया नेवा स्तंभ के पुस्तकालय की ओर एक छोटे से कोने में होना चाहिए। हास्यास्पद, सामान्य स्तंभ गुटों के पास खुद के लिए एक पूरी मंजिल होती है, शायद कई मंजिलें भी, लेकिन उन्हें एक छोटा सा कोना मिलता है। डायन लाइब्रेरी में गया और हमेशा की तरह बड़ी डेस्क और बड़ा काला मॉनिटर ढूंढने लगा। जैसे ही वह उसके पास से गुजरने वाला था, मॉनिटर चालू होने के साथ ही एक फ्लैश उसकी आंखों में चमक गया। मैं सोच रहा था कि क्या तुम मर गए हो? तुम्हें पता है, लिब्रो ने अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा। मुझे मर गए? कभी नहीं। डायोन मुस्कुराया, इसके अलावा अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं। क्या तुम्हें मेरी बहुत याद आई? कुछ दिन, लगभग 3 सप्ताह हो गए हैं। आप वाकई इससे बाहर हो गए होंगे। डायोन शुरू हुआ, 3 सप्ताह। क्या मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा समय तक सोया? कौन जानता है कि मेरी आत्मा को इस तरह से बेहतर होने में कितना समय लगा? यही एकमात्र स्पष्टीकरण लगता है, अन्यथा संभवतः इसमें इतना समय नहीं लगता।
डायोन जल्दी ही ठीक हो गया, शायद मैं ये पता लगाने में व्यस्त था कि आपने मुझे जो अधूरी तकनीक दी थी उसे कैसे पूरा किया जाए। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। आप दिलचस्प है, ऐसा लगता है कि मैंने आपको एक बार फिर कम करके आंका है। लिब्रो ने अपना सिर हिलाया। उसे ऐसे राक्षस को कोई सीमा नहीं देनी चाहिए। बेशक उसे एहसास हो गया होगा कि तकनीक अधूरी थी। अगर उसने इसके बारे में सोचा होता तो यह एक सरल निष्कर्ष होता। आपको आश्चर्य होगा कि अब मैं कितना कुशल हो गया हूं। अगर मैं अपनी चेतना फैलाऊं तो मैं एक समय में कई किताबें तेजी से पढ़ सकता हूं। अपनी चेतना को फैलाओ। लिब्रो ने भ्रम में डायोन को देखा, इससे पहले कि अचानक उसे एहसास हुआ, सहज अरोरा। छठी इंद्री, राक्षस। इतनी जल्दी छठी इंद्री प्राप्त करने का यही एकमात्र तरीका था। शायद डायन को पता भी नहीं था कि वह क्या कह रहा था। आमतौर पर सिक्स्थ सेंस केवल उसके बाद ही प्रकट होती है। लिब्रो ने अपना सिर हिलाया, वह इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। लेकिन ये युवक अभी भी बहुत भोला है। अगर वह अपनी क्षमताओं का इस तरह से प्रदर्शन करता रहेगा तो इसके दो ही संभावित परिणाम होंगे। या तो उसे पागल करार दे दिया जाएगा या फिर उसे प्रयोगशाला के चूहे की तरह चीर फाड़ कर मार दिया जाएगा। लिब्रो को यह नहीं पता था कि डायोन के व्यक्तित्व को देखते हुए, भले ही उसे पता हो कि उसकी क्षमताएं कितनी दुर्लभ हैं, वह शायद उनका और भी अधिक प्रदर्शन करेगा। इससे पहले कि लिब्रो दोबारा बोल पाती, डायोन ने पहले ही अलविदा कह दिया था और डेस्क के ऊपर से छलांग लगा दी थी। वह डेस्क के चारों ओर घूमने के लिए भी बहुत आलसी था। लाइब्रेरी के दूसरे कोने में चलते हुए लिब्रो को एक दरवाजा मिला जिसके ऊपर एक घिसा पिटा बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, एरे अल्कमी फैक्शन। उसने हल्के से दस्तक दी और धैर्यपूर्वक इंतजार किया। कुछ समय बीत गया, इसलिए डायोन ने दोबारा दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, दरवाजा खुल गया। एक अस्त-व्यस्त आदमी दिखाई दिया जिसने एक घिसा पिटा लाल बुजुर्ग का लबादा पहना हुआ था। उसके बाल अस्त-व्यस्त थे और कुछ जगहों पर काले हो गए थे, लेकिन आप मुश्किल से ही उस जले हुए हिस्से को सामान्य भूरे बालों से अलग पहचान सकते थे। उसकी दाढ़ी बहुत बड़ी थी, लेकिन किसी तरह से लंबी नहीं थी। उसके बालों के साथ ऐसा लग रहा था जैसे उसका चेहरा जले हुए बालों के गोले में घिरा हुआ हो। अगर आप वाकई ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि वह दिखने में जितना युवा था, उससे कहीं ज्यादा युवा था। लेकिन उसका स्वभाव एक बुरे सन की व्यक्ति जैसा था, भले ही वह 30 साल से ज्यादा बड़ा न रहा हो। एली, तुम लंबे हो गए हो। मुझे लगा कि तुम पहले से ही यहाँ हो। ओह, डायन के चेहरे पर एक अजीब भाव था जब उसने उस आदमी को देखा जिसे उसने सरनी कीमिया गुट का प्रमुख माना था। नहीं, वरिष्ठ, मैं डायन हूँ। मैं शामिल होने आया हूँ। ज्वाइन करें। बुजुर्ग के चेहरे पर एक अविश्वसनीय भाव उभरा। लगभग ऐसा लगा जैसे उसने कभी इतनी हास्यास्पद बात नहीं सुनी हो। लेकिन वह जल्दी से संभल गया। 2 प्रथम वर्ष के छात्र शामिल होना चाहते हैं। ये स्वर्ग से आशीर्वाद होना चाहिए। आओ आओ, मुझे इतने लंबे समय से मदद की जरूरत है। डायोन ने बड़े बुजुर्ग के पीछे जाने से पहले अजीब तरह से अपने सिर के पीछे खुजलाया। लगता है कि एरे कीमियागर गुट को मेरी सोच से भी ज्यादा मदद की जरूरत है। गुट के अंदर कागज, स्याही और उखड़े हुए पौधों का ढेर था। कमरा डायन के कमरे से लगभग 2 गुना बड़ा था, लेकिन पूरे गुट के लिए ये फीका लग रहा था। कोने में डायन ने एक दुबला पतला लड़का पाया जो मुरझाए हुए पौधों से बीज उठाकर उन्हें एक टोकरी में डाल रहा था। डायन को ये जानने के लिए ज्यादा अनुमान लगाने की जरूरत नहीं थी कि यह युवक एली ही था जिसका जिक्र उस अजीब बुजुर्ग ने किया था। डायन सिर्फ कल्पना कर सकता था कि एली ने उसे इस दुबले पतले लड़के के साथ कैसे भ्रमित किया, जबकि वे दोनों अभी एक ही कमरे में साथ थे। एली ने अपने माथे से पसीना पोंछा और फिर ऊपर देखा। उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। वह पूरी तरह से हैरान था कि कोई और व्यक्ति वास्तव में यहाँ दिखाई देगा। ऐसा लग रहा था कि उसे इस जगह पर आने के लिए धोखा नहीं दिया गया था और वह वास्तव में जानता था कि उसने खुद को किस मुसीबत में डाल लिया है। डायन मुस्कुराया। कितना अजीब गुट है। छात्र यहाँ है, लेकिन बड़े को दरवाजा मिल गया। शायद मुझे यहाँ अच्छा लगे। मैं यहाँ आपकी हर संभव मदद करने के लिए हूँ। एल्डर, ओह सॉरी सीनियर, मुझे आपका नाम याद नहीं है। बुजुर्ग ने अपने नोट्स पर नजर डालते हुए हाथ हिलाया। मुझे बुजुर्ग मत कहो। तुम मुझे सिर्फ अंकल आइल कह सकते हो। एली मुझे इसी नाम से पुकारता है। डायोन ने आदरपूर्वक हाथ जोड़े। आपसे मिलकर खुशी हुई अंकल। उद्धरण चिन्ह। डायोन एली की ओर मुड़ा और हाथ बढ़ाया। नमस्ते, आप मुझे डायोन कह सकते हैं। एली ने कुछ शर्मीलेपन से हाथ आगे बढ़ाया। जब उसे एहसास हुआ कि उसकी हथेली स्याही और पौधों के रस से भरी हुई है, तो वह घबरा गया, लेकिन डायन को
कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने एली के पीछे हटने से पहले ही उसे पकड़ लिया। डायोन मुस्कुराया। हम दोनों पुरुष हैं, ऐसी छोटी छोटी बातों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एली ने शर्म से मुस्कुराते हुए कहा। अगर डायन को ज्यादा जानकारी नहीं होती तो वह सोचता कि एली छद्मवेश में एक लड़की है, लेकिन अपनी नई नई छठी इंद्री के साथ वह निश्चित था कि यह कोई सुंदरी नहीं थी। डायोन ने ठहाका लगाया। उसे इस बात से कोई ऐतराज नहीं था कि एली इतना संकोची था। डायन एक ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा अपनी पहली प्रवृत्ति के अनुसार काम करता था। वह जो चाहता था वही करता था, जो चाहता था उससे नफरत करता था और जो उसकी कमर चाहती थी उससे प्यार करता था। कम से कम उसे यही सोचना पसंद था। किसी भी तरह से एली का शुद्ध स्वभाव उसे काफी पसंद आया। शायद यह उस कठोर वास्तविकता के कारण था जो इस अकादमी ने उसे तब से थपथपाई थी जब से वह यहाँ आया था, लेकिन उसे बिना किसी योजना के व्यक्ति का विचार पसंद आया। हाँ, तुम मुझे एली कह सकते हो, एली ने आवाज लगाई। हालांकि वह तुरंत शर्मिंदा हो गया क्योंकि अंकल एल ने पहले ही उसका परिचय करा दिया था। डायोन हंसा, बिल्कुल भी बुरा न मानते हुए। डायन की ओर देखा। उस समय उनकी नजर आश्चर्यजनक रूप से स्पष्ट थी। उनके मूल नारी स्वभाव की तुलना में यह एक आश्चर्यजनक विरोधाभास था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या ये युवक वास्तव में जानता है कि इस गुट में शामिल होने का क्या मतलब है। अंकल आयल ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराए। हमारे पास बहुत ज्यादा सदस्य नहीं है और हमारे पास देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हम यहाँ एक परिवार की तरह रहेंगे। मैं किसी भी तरह की बकवास बर्दाश्त नहीं करूंगा। यहाँ सफल होने के लिए सालों की पढ़ाई करनी पड़ती है। ये धीमी होगी, लेकिन अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आप देखेंगे कि कोई दूसरा पेशा नहीं है जिसकी तुलना की जा सके। हम रक्षक, उपचारक और योद्धा हैं। हम रोमांटिक, राक्षस और देवता हैं। कोई तुलना नहीं है। एक लोहार केवल जाली बना सकता है। एक जड़ी बूटी विशेषज्ञ का सबसे अच्छा उपयोग उनकी चाय में होता है। एक जानवर को काबू करने वाला अपना समय गंदगी से भरे स्टॉल में बिताता है। हमारे जितना महान या महत्वपूर्ण कोई पेशा नहीं है। अंकल एल ने गंभीर भाव से देखा, मानो डायन को बता रहे हो कि उन्होंने जो भी कहा उसका मतलब वही है। डायन की आंखों में अविश्वास का भाव न देखकर उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ। चूंकि डायन ने कुछ करने का फैसला किया था तो बेशक ये सबसे अच्छा होना चाहिए। उसे अंकल एल की बातें बिल्कुल भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं लगी। हालांकि उसे लगा कि बूढ़ा या बल्कि मध्यम आयु वर्ग का आदमी उससे कहीं ज्यादा सनकी था जितना उसने शुरू में सोचा था। आयल के दृढ़ निश्चय के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके शब्दों का चयन बस बासी लग रहा था। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें 20 साल पहले से टेलीपोर्ट कर दिया गया हो और अभी तक वे आज की भाषा नहीं सीख पाए हों। अंकल आयल डायोन के वास्तविक विचारों को नहीं जानते हुए भी अपने आप पर बहुत प्रसन्न महसूस कर रहे थे और अपनी बात जारी रखी। मुझे अपने अनुभव के बारे में बताएं ताकि मैं देख सकूं कि मुझे आपको कहां से शुरू करना चाहिए। एली को अपने परिवार की वजह से पौधों के बारे में काफी समझ है, इसलिए उसे पहले से ही आधा प्रथम सामान्य स्तर का एरे कीमियागर माना जा सकता है। इसका मतलब है कि उसके पास कीमिया भाग के लिए सभी आवश्यक ज्ञान है, लेकिन एरे भाग के लिए नहीं। हालांकि उसका पौधों का ज्ञान प्रथम सामान्य स्तर से आगे निकल गया है, लेकिन उसने अन्य आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया है। डायन ने थोड़ा सोचा, मैंने इस स्कूल में पौधों और सरणियों पर हर किताब पढ़ी और याद की है, इसलिए मेरा ज्ञान सरणी कीमिया के 5वें सामान्य स्तर तक होना चाहिए। मैंने अपना ऑरोरा जगा लिया है और साथ ही अपनी ऑरोरा लॉ भी बना सकता हूँ। ओह, और मैं 3 प्रथम सामान्य स्तर सरणियों के साथ कुशल हूँ। ऑरोरा फ्लेम ऑरोरा की एक विशेष रचना थी और इसे इसकी ऊर्जा का प्रकटीकरण माना जा सकता है। अन्य लपटों के विपरीत ऑरोरा फ्लेम में कोई आंतरिक रूप से आक्रामक गुण नहीं थे, न ही यह गर्म था। चलाने वाले के आधार पर ऑरोरा फ्लेम में कई संभावित क्षमताएं होती हैं जिन्हें विशेषताएं कहा जाता है। कहा जाता है कि ऑरोरा फ्लेम की एक सार्वभौमिक विशेषता इसकी उपचारात्मक विशेषता थी। ये वह विशेषता थी जिसने एरे अल्केमिस्ट्स को बिना किसी समस्या के जड़ी बूटियों को जोड़ने और जोड़ने की अनुमति दी। डायोन ने अपने विचारों से ऊपर देखा तो पाया कि अंकल आयल और एली उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई चिड़ियाघर का जानवर हो। आप किस परिवार से आते हैं? अंकल एल को ये लगता था कि डायन एक आम आदमी है। किसी प्रतिष्ठित परिवार से कोई कुलीन व्यक्ति उनके गुट में कभी आ सकता है, लेकिन यह मानना आसान था कि डायन किसी बड़े परिवार से था, बजाय इसके कि वह बिना किसी मार्गदर्शन के अपने ऑरोरा और ऑरोरा फ्लेम को जगा सके। सिर्फ इसके लिए जरूरी खर्च ही बहुत ज्यादा होगा। यहाँ तक कि अंकल एल ने भी अपने ऑरोरा को इस हद तक आंशिक रूप से ही खोला था।
डायन मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। इसके बजाय उसने अपनी कलाई हिलाई, जिससे उसके हाथों के ऊपर 3 जटिल सरनी घूमने लगी। ये कैसी बकवास है? क्या तुम मेरी आंखों से छल करने की कोशिश कर रहे हो? मैं जितना दिखता हूं उतना बुरा नहीं हूं, तुम्हें पता है। डायोन की शर्ट खींची और फुसफुसाया, डायोन, अंकल आयल को बेवकूफ बनाने के लिए तुम्हें एयरप्लेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनकी आंखें तेज हैं। एली ने जल्दी से डायन की मदद करने की कोशिश की। वे इस गुट में केवल 2 छात्र थे और वह इतनी जल्दी एक संभावित दोस्त को खोना नहीं चाहता था। वह अपने चाचा के स्वभाव को जानता था और एल निश्चित रूप से डायन को इस तरह से खेलने की अनुमति नहीं देगा। एयरप्लेटें? बेशक आप सरनी प्लेटों का उपयोग कर रहे हैं, अंकल एल ने घृणा से कहा, अन्यथा आप इतनी जल्दी सरनी कैसे बना सकते हैं? यदि आप अपने धन का दिखावा करना चाहते हैं तो कहीं और ऐसा करें। मैं केवल उन लोगों को स्वीकार करता हूं जो सीखने के लिए गंभीर हैं। डायोन को अचानक एहसास हुआ, ओह, मैं समझ गया। आगे कुछ बोलने के बजाय डायोन ने अपने हाथ सामने रख लिए और उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी चमक उठी। क्या? अंतर्निहित ध्रुवीय ज्योति, एली उत्तेजना में फुसफुसाया। डायन के सामने एक जटिल सरणी बनने लगी। आत्मा की ऊर्जा की कोमल गुनगुनाहट से हवा भर गई और रोशनी घूमने लगी। रेखाएं मोटी और पतली होती गईं। वे पार हो गईं और अलग हो गईं। ड्राइंग का शुरुआती बिंदु 8 अलग अलग स्रोतों से आता हुआ प्रतीत होता था। लगभग ऐसा लगता था जैसे 8 दिमाग एक साथ सरणी को पूरा करने पर काम कर रहे थे। यह है विभाजित मन चित्रण तकनीक। वह मुश्किल से 16 साल का है, वह ये कैसे कर रहा है? इस तकनीक से कम मुझे एक ही फॉर्मेशन करने के लिए घंटों खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अभी अपने दिमाग को सिर्फ 8 तरह से विभाजित कर सकता हूं, लेकिन उम्मीद है कि मैं भविष्य में और भी ज्यादा कर पाऊंगा। आधे घंटे बाद गुनगुनाहट बंद हो गई और कमरे में मौत जैसी शांति छा गई। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, स्वर्ग से आती हुई घंटियां वाद्य यंत्र से गूंज उठीं। वाद्य यंत्र खुशी से झूमने लगा और अपने निर्माता को धन्यवाद देने के लिए झुकने लगा। ये पूर्णता का क्षेत्र है। अंकल आयल को नहीं पता था कि उनकी आंखें और कान उन्हें धोखा दे रहे हैं या नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे 10 साल छोटे हो गए हैं। उनकी आंखों में ऐसी चमक थी जो दशकों से नहीं दिखी थी। जब कोई सरणी स्वर्ग के इरादे से पूरी तरह से प्रतिध्वनित होती थी तो पूर्णता के क्षेत्र की घंटियां बजती थीं। ये सिर्फ सरणी कीमिया तक ही सीमित नहीं था, ये हर दूसरे काम के लिए होता था जब कोई कार्य इस हद तक पूरा हो जाता था। हालांकि डायन को सिर्फ एक ही घंटी मिली थी और यह सिर्फ कुछ किलोमीटर तक ही सीमित थी, लेकिन यह तथ्य कि उसने स्प्लिट माइंड तकनीक का इस्तेमाल किया था और सिर्फ उसकी उम्र ही वास्तव में किसी को भी चौंका देने के लिए पर्याप्त थी। कमरे के बाहर पूरा स्कूल घंटी की ध्वनि से गूंज उठा। सभी ने ऊपर देखा, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह घंटी कहां से आ रही है। पाटियाकनेवा ने अपनी मेज से ऊपर देखा, उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। डेलिया ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए अपनी तलवार को स्थिर रखा और झनकार के कंपन को महसूस करने की कोशिश की। कौन था? उद्धरण। मैडलिन ने अपने चाचा को नजरअंदाज करके मॉनिटर की तरफ देखा और डायन की सुनहरी आंखों को उत्सुकता से देखा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई क्योंकि कोई नहीं बता सकता था कि वह क्या सोच रही थी। लिब्रो ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सिर हिलाया। राक्षस। उन कुछ पलों के लिए ऐसा लगा जैसे पूरी अकादमी थम सी गई हो। हर कोई सुंदर ध्वनि का आनंद ले रहा था और सोच रहा था कि आखिर वह कौन था जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। कमरे में वापस आकर अंकल आयल और एली इतने खुश दिखे कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। ये हमारे गुट का पुनरुत्थान है। चाचा एल उत्तेजना में खड़े थे। हालांकि आपको आधिकारिक तौर पर किसी एरे अल्कमी गिल्ड द्वारा मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन आपकी विशेषज्ञता का स्तर कम से कम एक सामान्य स्तर के शिखर पर है। और यह शायद एक कम आंकलन है। एली अपनी मुस्कान नहीं रोक सका। किसी कारण से वह अभी बहुत खुश महसूस कर रहा था। दोनों के शांत होने के काफी समय बाद ही अंकल आयल ने सवाल पूछना शुरू किया। रुको, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम सरनी प्लेटों का उपयोग क्यों करोगे? अंकल एल ने सवाल किया। उन पर भरोसा करना अच्छा नहीं है, आप जानते हैं। डायन ने अजीब तरीके से अपना सिर खुजलाया। मैंने सरनी प्लेट का उपयोग नहीं किया। मैंने सरनी को सरल बनाया ताकि मैं इसे कम से कम समय में बना सकूं। मैं अभी एक अच्छी खेती तकनीक नहीं खरीद सकता, इसलिए मैं खुद को बचाने के लिए सरनी कीमिया सीखना चाहता था। आयल के चेहरे पर जो भाव था वह अनमोल था। उन्होंने अपना सिर हिलाया और उनके होठों पर कड़वी मुस्कान उभर आई। मुझे लगता है कि यह सच है।
हर कोई एक जैसा पैदा नहीं होता। तुम प्रतिभाशाली लोग मेरा अंत कर दोगे। डायन ने भौहें उठाईं। उसे लग रहा था कि अंकल आयल अब उसके बारे में बात नहीं कर रहे थे। अंकल एल ने अपना सिर हिलाया। इतनी अच्छी तरह से बनाई गई संरचना को बर्बाद करना बहुत शर्म की बात है, भले ही इसे बनाने में आपको केवल आधा घंटा लगा हो। यहाँ अंकल एल ने डायन को एक संरचना प्लेट सौंपी। डायन ने आश्चर्य से ऊपर देखा, फिर उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। ये काफी ज्यादा कीमत पर बिकना चाहिए, है ना अंकल एल? चलो स्कूल को उल्टा पुल्टा कर देते हैं। डायन को ऐसे देखा जैसे वह किसी राक्षस को देख रहे हो, लेकिन फिर वह भी मुस्कुरा दिए। ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग हमारे छोटे से गुट के बारे में नहीं भूला है। एवा, हेलो। एवा की नीली आंखों के सामने एक छोटा सा हाथ लहराया। ओह अरे, तुम क्या कह रहे थे? एवा और उसकी उम्र की एक लड़की कैफेटेरिया की एक टेबल पर साथ साथ बैठी थी और आपस में बातें कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि लड़की ने काफी समय बातचीत में बिताया, लेकिन एवा का ध्यान भटक रहा था। फिर भी ऐसी अवस्था में भी उसके चमड़े के तन कपड़ों को देखकर क्षेत्र के लड़के और यहाँ तक कि कुछ लड़कियां भी उसकी ओर से कई बार नजरें चुरा लेती थीं। लड़की ने एवा को अजीब नजर से देखा। आप कुछ समय से इससे बाहर हैं। मैं आपको अपने साधना मैनुअल के बारे में बताने की कोशिश कर रहा था। मेरा सुझाव है कि आप स्विच करें। फाउंडेशन चरण आपके शरीर को मेरिडियन गठन चरण के साथ आने वाली ऊर्जा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए तैयार करने के बारे में है, लेकिन आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मेरा नाजुक शरीर इतनी अतिरिक्त मांसपेशियों को स्वीकार करेगा? क्या मैं एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन सकता और साथ ही साथ खूबसूरत भी नहीं रह सकता? ऐसा लगता है कि मार्शल देवताओं को महिलाओं की भावनाओं के लिए कोई पछतावा नहीं है। मैंने एल्डरलीना से मदद मांगी और उन्होंने मेरे लिए एक बदलाव का सुझाव दिया। आपके द्वारा प्राप्त की गई मांसपेशियां बहुत कम स्पष्ट होती हैं, लेकिन इसका नुकसान यह है कि तीसरी और चौथी परत को पार करना बहुत कठिन है। आप जानते हैं कि पहली परत ताकत बनाने के लिए है और दूसरी परत मांस बनाने के लिए है, इसलिए इस साधना पद्धति में उन पर कम खर्च होता है और बदले में आपकी हड्डियों और मज्जा के निर्माण में अधिक समय लगता है। मुझे अपनी कूल्हे की हड्डियों में कुछ अतिरिक्त उम्फ की आवश्यकता है। मैं आपकी तरह सुडौल बनने की कोशिश कर रहा हूं। अरे, क्या आप सुन रहे हैं? लड़की, जो फिर से बड़बड़ाने लगी थी, ने महसूस किया कि एवा एक बार फिर से चकित हो गई थी। ओह हाँ, मैं सुन रहा था, लेकिन अगर आप बड़ी हड्डियां वाले बन गए तो क्या होगा? बेतुका मत बनो। तकनीक हड्डियों के घनत्व और स्थायित्व को बढ़ाने के बारे में है। ये सिर्फ हड्डियों को बनाने वाले पदार्थ को बदल रहा है, आकार में कोई खास बदलाव नहीं होगा। मैं अपने कूल्हों के बारे में मजाक कर रहा था, लड़की ने आह भरी। तुम्हारे इतने बाहर होने के लिए कुछ बड़ा हुआ होगा। अपनी बेइज्जती को बताओ, मुझे किसको पीटना है? बंद करो टैमी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी हाल ही में डेरियस और उसकी हरकतों के बारे में सोच रहा था। डेरियस स्टॉर्म, मैंने सुना है कि कोई इतना साहसी था कि उसे उकसा सके। कुछ पहले साल, अगर मुझे सही से याद है। एवा ने आह भरी। वह एक ऐसे परिवार से है जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना। सचारो, क्या आपने उनके बारे में सुना है? अगर डायन वहां होता तो वह दंग रह जाता। वह बहुत पहले ही इस डेरियस व्यक्ति के बारे में भूल चुका था और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह उसे ढूंढ रहा है। और इतना ही नहीं, जाहिर तौर पर यह खबर काफी दूर तक फैल चुकी थी। सचारो, इस स्कूल में पढ़ने वाले किसी भी मार्शल परिवार का नाम इस परिवार से नहीं है, मुझे नहीं लगता। टैमी की आंखें सोच में डूब गईं। ओह, लेकिन मैंने उस दिन एक अफवाह सुनी थी। अफवाह क्या? टैमी ने धीमी आवाज में कहा, मैंने सुना है कि अकादमी ने मानव दुनिया से एक छात्र को स्वीकार कर लिया है। उद्धरण चिन्ह। मानवीय दुनिया। इससे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो क्या अफवाह सच है? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है। उसके पास ऐसी सारी अजीबोगरीब तकनीक थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। यहाँ तक कि एक अजीब सी डिस्क भी थी जो बिना किसी खरोंच के मेरी 50% ताकत को रोक देती थी। 0.50%। टैमी ने आश्चर्य से कहा। यही इसका अंत नहीं है। मुझे लगता है कि आप सही हैं क्योंकि उनके पास कोई साधना नहीं थी। यहाँ तक कि सबसे कमजोर परिवारों के लोग भी कम से कम पहली नींव परत के निचले स्तर पर तो पहुंचे, लेकिन उन्होंने कभी भी साधना पद्धति का अभ्यास करने के कोई संकेत नहीं दिखाए। वह पूरी तरह से नौसिखिया है। बिना किसी प्रशिक्षण, बिना किसी सहारे और बिना किसी जानकारी के इस तरह की अकादमी में आना, उसकी इच्छा मृत्यु की है।
बेवकूफ ने लगभग अपना हाथ ऊर्जा के तालाब में डाल दिया। अगर मैं न होता तो वह मर चुका होता। 2 बार। डायन के तालाब वाली घटना के बारे में सुनकर टैमी की आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। क्या वाकई कोई इतना मूर्ख था? 2 बार। तुमने उसे डेरियस से भी बचाया होगा। टैमी ने हंसते हुए कहा। तुम नर्म हो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें आम लोगों से लगाव है। एवा ने अपनी सहेली को घूरते हुए कहा, बस करो। वह सुंदर है, जरूर, लेकिन यहाँ बहुत सारे सुंदर लड़के हैं। जब तुम जमीन पर पड़े हो, मरे हुए हो, तो अच्छा दिखना तुम्हारी मदद नहीं करेगा। एवा ने ये कहते हुए दूसरी तरफ देखा। ऐसा लग रहा था कि वह लड़कों को सुंदर समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वास्तव में उसे कुछ समझ नहीं आया। सौभाग्य से टैमी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। टैमी ने हंसते हुए कहा, वह कठोर हृदय वाली एवा है जिसे मैं जानती हूँ और प्यार करती हूँ। 3 हफ्ते हो चुके हैं और तब से मैंने उसे नहीं देखा है। वह बेवकूफ अपनी किसी भी क्लास में नहीं आया है और जल्द ही उसकी परीक्षा भी होने वाली है। मुझे सच में नहीं पता कि वह क्या सोच रहा है। यह कोई सामान्य स्कूल नहीं था। अगर फोकस एकेडमी में शिक्षक आपसे नफरत करते तो इससे आपकी जान भी जा सकती थी। ये खासकर तब होता जब आपके पास कोई सहारा नहीं होता। एक आम आदमी क्लास छोड़ने की हिम्मत कैसे कर सकता है? कौन सा शिक्षक इसे स्वीकार करेगा? टैमी के चेहरे पर अचानक एक गंभीरता उभर आई और उसकी हंसी अचानक रुक गई, जैसे उसे अचानक कुछ याद आ गया हो। टूर्नामेंट कुछ महीनों में होने वाला है, तुम्हें पता है एवा? क्या तुम इस बार जा रही हो? मुझे पता है कि तुम उन बड़े संप्रदायों में जगह बनाने के लिए काफी मजबूत हो। तुम्हें उसके कारण खुद को रोकना बंद करना होगा। एवा के चेहरे पर उदासी झलक उठी। वह मेरा भाई है, मैं उसे भूल नहीं सकता। चौथे साल ऐसे ही नहीं मर जाते टैमी। तुम्हें पता है कि मेरा भाई इतना मजबूत था कि वह बड़े संप्रदायों में भी शामिल हो सकता था। वास्तव में उसके पास पहले से ही कई प्रस्ताव थे, लेकिन उसने केंद्र स्तंभ में उस स्थान के कारण अपनी इच्छाओं को एक नए स्तर पर परिपूर्ण करने के लिए यहाँ रहना चुना। मुझे पता है कि मैं अभी वहां जाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हूं, लेकिन मुझे पता लगाना होगा कि क्या हुआ था। एवा की आंखों में आंसू चमक रहे थे, गिरने की धमकी दे रहे थे, लेकिन उसने उनसे लड़ाई की। मुझे पता लगाना होगा। टैमी ने अपनी सहेली की आंखों में दृढ़ संकल्प देखा। मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी जिंदगी के इतने साल खो दो। मुझसे वादा करो कि तुम यहाँ तीसरा साल नहीं बिताओगे। मुझसे वादा करो कि तुम टूर्नामेंट में हिस्सा लोगे और उन बड़े संप्रदायों को दिखाओगे कि तुम और तुम्हारा बड़ा भाई खास है। उद्धरण चिन्ह। एवा के चेहरे पर एक परेशानी भरी झलक उभरी। उसे पता था कि उसकी दोस्त सही थी। मार्शल दुनिया में लोग हमेशा मरते रहते हैं, हर किसी को उचित तरीके से दफनाया नहीं जा सकता। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका भाई भी ऐसा ही करेगा। वह उनके परिवार में एक चमकता हुआ प्रकाश था, लेकिन अब ठीक है, मैं वादा करता हूँ, यह आखिरी साल है जब मैं तलाश में बिताऊंगा। टैमी के छोटे से चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसकी नीली आंखें और सुनहरे बाल उत्साह में एक साथ झूल रहे थे। ठीक है, अब मजेदार बात पर आते हैं। पिलर परिवार के वरिष्ठ सदस्य अपने जूनियर के लिए एक पार्टी आयोजित कर रहे हैं और निश्चित रूप से आप और मैं आमंत्रित हैं। आप क्योंकि आप शीर्ष रैंक वाले हैं और मैं क्योंकि मैं स्पष्ट रूप से बेहद खूबसूरत हूँ। आप मेरे बिना पार्टी कैसे कर सकते हैं? 1 हफ्ते में ही तुम चमड़े के कपड़े नहीं पहनोगी। चलो बाईपीक पर चलते हैं और कुछ ड्रेस देखते हैं। शायद हम तुम्हारे उन अजीबोगरीब कर्व से मेल खाने वाला कोई चियोक्सम ढूंढ सकें। टैमी ने अपनी सहेली को साथ खींचते हुए कहा। एवा ने झल्लाहट में अपना सिर हिलाया, लेकिन अंत में वह बस हंसी और खुद को उस पल का आनंद लेने दिया।